हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हमने बोला था आपसे कि हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी के ऊपर देखो, मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ, मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ अच्छे अच्छे, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई तुम्हें प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स आते हैं। प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स में हमें क्या ही पढ़ना है, क्या ही पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा हमें पढ़ना है कि भाई प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इवेंट्स क्या होते हैं, स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट्स क्या होता है फिर उससे रिलेटेड, है ना। और इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल, जब हम किसी केस में आइडेंटिकल, हम जब भी किसी क्वेश्चन में लगाएंगे आइडेंटिकल वाला केस, तो वो केसेस क्या हो सकते हैं। सेट थ्योरी पे बेस्ड जो प्रोबेबिलिटी आ रही है आजकल, तो उस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस करेंगे हम। तो भाई बेसिकली आपको इस वीडियो में सभी तरह के कॉन्सेप्ट मिलेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। और वीडियो के एंड तक बने रहने के बाद आपको फर्स्ट सजेशन मेरा ये है कि आपको क्वेश्चन करते टाइम पहले वो वीडियो पॉज करनी है, खुद से ट्राई करो एक बार, फिर ना हो तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करो, जिससे समझ में आगे अच्छे से आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो अब मैं पहले ही बता रहा हूँ कि भाई देखो, इसमें तो मैंने कॉन्सेप्ट तो सारे इंक्लूड कर लिए हैं। फिर भी यदि कोई एक आध कॉन्सेप्ट रह गया हो तो मेरे को बाद में बता देना, मैं उसको आपको वीडियो नहीं तो मतलब वैसे अपने टेलीग्राम चैनल, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल रेलिवेंट मॉक एनालिसिस के नाम से है, तो वहां पे आपको सामने मैं रख दूंगा उसको, ठीक है। तो वैसे तो मैंने इसमें सारे इंक्लूड कर लिए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आए तो मेरे को बता देना, है ना। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है। और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले भाई फिर से बता दूं, प्रोबेबिलिटी भाई देखो अच्छा टॉपिक है ना। और जैसे कि इसमें से क्वेश्चंस बहुत अच्छे आए थे 2023 में, यदि हम बात करें तो क्वेश्चंस दो आए थे और दोनों की दोनों बहुत तगड़े क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो भाई ये 6 नंबर तो कम से कम हमारे फिक्स ही रहने चाहिए, 6 नंबर तो हमारे फिक्स ही रहने चाहिए। भाई देखो थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन एक बार समझ में आ गया अच्छे से तो भाई कुछ नहीं है इस टॉपिक में, कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमने 10th क्लास में सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिन्होंने 10th क्लास में सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, हाँ, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स और नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स, यही तो पढ़ा होगा। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स जो हमारे सिचुएशन को, जो हमारे जो गिवन कंडीशन है उसको फुलफिल करेंगे, वो वाले क्या हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स और नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स, ठीक है। तो यही होगा ना हमारे पास प्रोबेबिलिटी। लेकिन भाई प्रोबेबिलिटी सिर्फ इसी फॉर्मूले पे खत्म नहीं हो जाती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में और भी बहुत कुछ है, आप वही प्रोबेबिलिटी हम समझने के लिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच। अब चलें आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखो मैंने ये आपके सामने लिखा है, पहले तो सैंपल स्पेस बताता हूँ आपको। सैंपल स्पेस क्या होता है कि मान लो जैसे मैंने एक सिक्का उछाला, एक सिक्का उछाला तो मेरे पास या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो भाई ये हमारे पास क्या हो गया, उसका सैंपल स्पेस हो गया ना। अब जैसे मान लो मैं दो सिक्कों को उछालूंगा, सपोज करो कि मैंने दो सिक्कों को उछाला, दो सिक्कों को उछाला, तो भाई मान लो मैंने पहले सिक्के पे एच मान लिया, तो दूसरे सिक्के पे एच, एच ही आ गया हो उसके साथ। पहले सिक्के पे एच आ गया, दूसरे सिक्के पे टेल आ गया हो। या फिर पहले सिक्के पे टेल भी तो आ सकता है, पहले सिक्के पे क्या आ सकता है, चित पट, वही तो। पहले सिक्के पे यदि पट आ गया तो दूसरे सिक्के पे यदि चित आ गया, ठीक है। और दूसरे पे क्या, दोनों पे क्या क्या आ गया, टेल टेल आ गया। तो भाई ये हमारे पास क्या बन जाता है, सैंपल स्पेस। और यदि मैं आपसे ये कहूं कि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मान लो मैं आपसे ये कहूं कि हम सिक्के को दो बार उछालते हैं, तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता, तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। देखो हमने पहले तो क्या लिखा, सैंपल स्पेस लिखा, और सैंपल स्पेस में अब मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स मेरे पास एक ही तो हो गया, दोनों बार चिताने की प्रायिकता यही तो है। तो दोनों बार चिताने की प्रायिकता क्या है, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स 1, और टोटल मेरे पास कितने आउटकम्स 4 है, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। इवेंट क्या होता है, इवेंट, तो इवेंट यही होता है कि जो हमारे पास सैंपल स्पेस दिया हुआ है ना, उसका ही सब स्पेस होता है ये, उसका ही सब स्पेस होता है। जैसे कि मान लो मैंने ये फेवरेबल इवेंट्स यहाँ पे लिखे ना, तो ये इवेंट मान लो मैं इसको एच एच यहाँ पे लिखूं, तो ये इवेंट इसी का ही तो सब स्पेस है, इस सैंपल स्पेस का सब स्पेस ही तो था ये। तो हमारे पास इवेंट क्या होता है, ए सब स्पेस ऑफ द गिवन सैंपल स्पेस, ठीक है। ए सब स्पेस ऑफ द गिवन सैंपल स्पेस, ठीक है। तो हमने ये तो भाई हमारी थी बेसिक सी प्रोबेबिलिटी, जो कि 10th क्लास तक सभी पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक टर्म आता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो
कि मैंने आपके सामने एक पासा उछाला, एक डाइस उछाला मैंने, तो डाइस पे क्या क्या होता है, डाइस पे या तो मेरे पास 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, फिर 5 आ सकता है, फिर 6 आ सकता है। तो मैं आपके सामने क्या ही लिख सकता हूँ कि भाई मेरे पास 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वही तो मेरे पास 2 आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, वही तो मेरे पास 3 आने की प्रोबेबिलिटी है, वही तो मेरे पास 4 आने की प्रोबेबिलिटी है। यानी कि मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, ये मेरे पास इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब ये है कि उनके होने की प्रोबेबिलिटी सबकी एक जैसी है, उनके होने की प्रोबेबिलिटी सबकी एक जैसी है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि भाई मेरे पास एक आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 होगी और 4 आने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1/5 हो जाएगी। तो ये तो मैं नहीं कह सकता, ये नहीं कह सकता ना मैं। जब तक मेरे पास गिवन नहीं होगा, हमें बाय डिफॉल्ट क्या मानना है, इक्वली लाइकली इवेंट्स मानना है। ठीक है। ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और कई बार आप चकरा जाओगे इन क्वेश्चंस को देख के कि भाई ये ऐसे कैसे हो गया, तो आपको पता रहना चाहिए कि इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं। इस वजह से मैंने पहले ही इंक्लूड कर लिया है कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब, अब जैसे मैं एक सिक्के को उछालता हूं और एक सिक्के पे अब चित्ताने की प्रायिकता क्या रहेगी, 1/2, और पटाने की प्रायिकता भी 1/2 ही रहेगी ना। ऐसे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि डाइस में सभी नंबर्स के आने की प्रायिकता 1/6 1/6 है, 1/6 1/6, और इन सबको टोटल में, इन सबका यदि मैं टोटल करूंगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है ना, तो वो भी हमारे पास या तो 0 से बड़ी या बराबर होगी, या फिर 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी या बराबर होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी की हमने अभी तक जो पढ़ा है उसका सार है। ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को बताने से पहले मान लो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे सपोज करो मैंने बोला आपके सामने कि एक डाइस को उछाला मैंने, है ना, और एक डाइस को उछालने पे मैंने पीए लिख दिया कि मेरे पास सम आने की प्रायिकता, मतलब इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है। और पी भी मैंने लिख दिया ऑड नंबर। तो मेरे को एक बात बताओ भाई कि इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? या फिर मेरे को एक चीज बताओ, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी तो हैं। मान लो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की मैं परिभाषा दूं आपके सामने, तो भाई एक का होना दूसरे के होने पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो भाई इंडिपेंडेंट इवेंट्स का हम क्या कर देंगे कि जो पहले का अकरेंस है वो दूसरे के अकरेंस पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या रहेगा कि दोनों में कोई कॉमन नहीं रहेगा। मतलब यदि मैं आपके सामने ये लिखूं पी ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या है, इन दोनों में कॉमन। जैसे मान लो अभी हम सेट थ्योरी पढ़ेंगे इसके बाद ही, इसके तुरंत बाद ही मैंने सेट थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चंस लिए हैं। टेंशन मतलब आपको हर चीज की पूरी अच्छे से डिटेलिंग मिलेगी यहाँ पे, टेंशन मतलब इस चीज का। ठीक है। तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी म्यूचुअली इवेंट्स के केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। 5 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से पी ए यूनियन बी, हमको एक चीज आती है यहाँ से, पी ए यूनियन बी मेरे पास क्या रहेगा, सिर्फ पी ए प्लस में पी बी। अब मैं आपको ये चीजें बताऊंगा कि ये यूनियन क्या है, ये इंटरसेक्शन क्या है। तो आपने पहले ये पढ़ लिया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है, कि उनमें कुछ कॉमन नहीं है, पी ए और पी बी में कुछ कॉमन नहीं है, और इंडिपेंडेंट में एक का होना दूसरे के होने पे निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ लिया, इंडिपेंडेंट पढ़ लिया। अब मेरे पास एक और परिभाषा आती है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स मतलब क्या होता है कि मान लो मेरे पास, जैसे मैंने लिखा, सपोज करो मैंने एक डाइस को ही उछाला, तो डाइस पे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। ठीक है। तो पी ए मैंने क्या लिख दिया, पी ए, या फिर एन ए लिख दूं मैं इसको। एन ए को क्या लिख सकता हूं मैं, एन ए, मैंने यहाँ पे इवन नंबर माना है ना, तो एन ए क्या है, 2 4 6 है। और पी बी क्या हो जाएगा मेरे पास, पी बी यानी कि एन बी, मतलब कि नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैंपल बी। ठीक है। तो मेरे पास यहां से क्या हो जाएगा, 1 3 और 5। तो अब एक चीज देखो, मैं यदि पीए और पीबी को दोनों को यूनियन बना दूं, इन दोनों का यूनियन कर दूं, मैं दोनों का यूनियन कर दूं, तो मेरे पास जो सैंपल स्पेस बनेगा वो पूरा ही सैंपल स्पेस ही तो आ रहा है, ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 का। तो मैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स का क्या कर सकता हूं कि जब दोनों इंडिविजुअल जो स्पेस रहेंगे ना, सैंपल स्पेस, तो वो जो हमारे पास गिवन सैंपल स्पेस होगा वो बन जाएगा उनका यूनियन से। ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, तो ये चीजें पढ़ ली हैं। अब मैं सीधा सेट थ्योरी पे बढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो सेट थ्योरी आप पढ़िए बच्चे से। ठीक है।
तो सेट थ्योरी पे बढ़ने से पहले मैं एक बार क्वेश्चन दिखा दूं आपको कि कैसे क्वेश्चंस हैं। तो मेरे पास जैसे मान लो पहले ही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिया, इंक्लूड करा कि इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, पी इज इक्वल्स टू इतना, पी बी इज इक्वल्स टू 0.52 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0.47, देन फाइंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ नीदर ए नॉर बी। अब यहाँ पे जो भी दिया हुआ है भाई मेरे को नहीं पता, मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाऊं यूनियन लगाऊं, लेकिन मेरे को सिर्फ एक चीज पता है, यदि मेरे से सेट थ्योरी आती है ना तो भाई मेरे पास कुछ नहीं है क्वेश्चन। ठीक है। तो सपोज करो कि मैं आपको अब शायद थ्योरी समझा रहा हूं तो ढंग से समझना है एक बार, कि मान लो जैसे मैंने ये मान लिया कोई डब्बा सा मेरे पास, ये खाली डब्बा ही है वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया ए की प्रोबेबिलिटी और ये मान ली मैंने बी की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो भाई कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा, तो ये कुछ ना कुछ कॉमन को मैंने इससे दर्शा दिया, जैसे मैंने दर्शा दिया ये किससे, ग्रीन से। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पी ए इंटरसेक्शन बी है, पी ए इंटरसेक्शन बी तो यही है ना। और ये मेरे पास क्या था, यहाँ पे पी ए था, ये मेरे पास क्या था, पी बी था, ठीक है। और ये जो बाहर वाला है, अब मान लो मैं आपसे पी ए बार दर्शाऊं इसमें, तो पी ए बार को कैसे दर्शाओगे, पी ए बार को कैसे दर्शाओगे आप, पी ए बार को ऐसे ही तो दर्शाओगे कि मान लो ये मेरे पास वो हो गया, ये मेरे पास मैंने ए माना था और ये मैंने बी माना था, तो ए और बी। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ए बार चाहिए, ए बार। तो ए बार में मतलब मेरे को ये वाला शामिल नहीं करना है, ए वाला पार्ट शामिल नहीं करना है। तो मैं और पूरे को रंग दूंगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, पूरा ए बार ही तो हो जाएगा, पूरा ए बार ही तो हो जाएगा ये। यदि मैं इस ए वाले को छोड़ के पूरे को रंग दूं, इवन बी को भी रंग दूंगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास ए बार ही तो है, ए बार, क्योंकि मैंने इसमें ए को छोड़ के पूरा रंग दिया है। ऐसे ही आप यदि पी बार लिख पाओगे, ऐसे ही पी बार लिख पाओगे अब। तो पी बार क्या, पी बी बार क्या हो जाएगा, हम बी को छोड़ के सबको रंग देंगे, बी को छोड़ के हम सबको रंग देंगे, ये बी है, ये मेरे पास ए है, और इसको छोड़ के पूरा रंग दिया मैंने, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, पी बी बार बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहां तक हमारे पास, तो ये तो सिंपल सी वो थी कि हमने ये तो सिंपल सा बना रखा था, और इस पे हमने अब बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। तो अभी आपसे क्या पूछा था, अब मैं आपको सिंपली समझा रहा हूं, देखो यहाँ पे पी ए दर्शाना सीख गए आप। पी ए क्या हो रहेगा, हमें पूरे ए वाले पार्ट को रंग देना है, ठीक है। पी बी क्या रहेगा, पी बी, तो पी बी वाले पार्ट में आप क्या करोगे, बी को रंग दोगे और सबको छोड़ दोगे, ठीक है। अब यहां से मान लो मैं आपके सामने एक केस रखता हूं कि पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार। अब इसको कैसे लिखोगे भैया, इसको कैसे लिखोगे। तो अब इसको लिखने के लिए यहां पे आराम से देखना, देखो ये मेरे पास पूरा मैंने बना लिया ये सेट, ठीक है। और इस सेट में मैंने दो इवेंट्स रखे, एक तो ए इवेंट रख दिया, एक बी इवेंट रख दिया, ठीक है। तो पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार निकालना है, पहले ए बार इंटरसेक्शन बी बार को दर्शा तो लो, पहले ए बार दर्शाओ, पहले बी बार दर्शाओ, फिर उनका तभी तो निकलेगा ना इंटरसेक्शन। तो ए बार के लिए मैंने क्या करा, मान लो ये ए है मेरे पास, ये बी है, तो ए बार के लिए मैंने पूरा ये रंग दिया। ए बार के लिए मेरे को ए छोड़ना पड़ेगा ना, ए बार के लिए मेरे को ए छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बार को ये छोड़ के मैंने पूरा रंग दिया ये, है ना। आप ए बार को छोड़ देना, ध्यान रखना, है ना। अब मान लो मेरे को बी बार दर्शाना पड़े, बी बार, तो मैं बी बार दूसरे कलर से निपटा रहा हूं। अब देखो बी बार को दर्शाऊंगा तो मैं बी बार मैं ये पूरा रंग दूंगा, केवल बी को छोड़ के। तो आप मेरे को एक चीज बताओ अभी यहां से, ये मेरे पास ए बार इंटरसेक्शन बी बार के लिए पहले तो मैंने ए बार दर्शा लिया और पहले मैंने बी बार दर्शा लिया, तो ए बार और बी बार दिख गए ना। जो ग्रीन कलर से है वो तो मेरे पास क्या है, बी बार है, और जो रेड कलर से है वो मेरे पास क्या है, ए बार है, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इस चीज में क्या दिख रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं दिख रहा, मेरे को इंटरसेक्शन वाले पार्ट में सिर्फ एक चीज दिख रही है कि भाई इन दोनों का इंटरसेक्शन तो यही वाला तो रहेगा मेरे पास। इन दोनों का यदि मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो ये मेरे पास जो ब्लैक वाला पार्ट है यही तो रहेगा मेरे पास इंटरसेक्शन, क्योंकि मेरे पास बी वाले पार्ट में तो और ए वाले पार्ट में तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है एक दूसरे में। तो ये जो खाली खाली सा स्पेस है वही तो है मेरे पास, वही तो मेरे पास क्या है, वही तो मेरे पास क्या है, वही तो मेरे पास ए बार इंटरसेक्शन बी बार है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार है। पर यहां से तो मेरे को कोई कंक्लूजन नहीं दिख रहा, लेकिन मेरे को यहां से सिर्फ दूसरा कंक्लूजन जब मैं दूसरी तरफ से देख रहा हूं तो मेरे को एक चीज दिख रही है कि ये मेरे पास जब खाली स्पेस मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ कर दिया तो मेरे पास एक तो ये बच गया ए और एक ये बच गया बी, और इन दोनों का यूनियन बचा है ये,
इन दोनों का यूनियन बचा है ये। तो मैं यहां से एक चीज लिख पा रहा हूं कि पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार प्लस में पी ए यूनियन बी की वैल्यू ही तो मेरे पास 1 है। तो यहां से मैं यहां क्या लिख सकता हूं, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 1 माइनस में पी ए यूनियन में बी। ठीक है, आपको ये दर्शाना आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को एक चीज बता दो कि ये नीदर ए नॉर बी पूछ रहा है, तो मेरे को यहाँ पे अब आप पहले तो ये सैंपल स्पेस बनाओ, आपको सीधा लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। एक बार सेट थ्योरी समझ में आ गई तो फिर कुछ नहीं है। अब नीदर ए नॉर बी का मतलब जैसे मेरे को ना तो ए चाहिए ना बी चाहिए, मेरे को ना तो ए चाहिए और ना मेरे को बी चाहिए, तो मेरे को क्या चाहिए ये बता दो ना आप, मेरे को क्या चाहिए। ना तो मेरे को पूरा ए चाहिए, बताओ। नीदर ए, नीदर ए में मैं इसको शामिल करूंगा ना, नीदर ए में मैं इसको शामिल कर लूंगा, है ना, ये वाला भी शामिल कर लो, ठीक है। और नी बी में कौन सा शामिल करूंगा, बी में कौन सा शामिल करूंगा मैं, बी जैसे मान लो मैंने ये मान लिया, तो बी में मैं इस जो वॉयलेट कलर से जो भी कर रहा हूं मैं, तो वो आ जाएगा बी में। सॉरी ये मत करना इसको, बी में जो चला गया मेरे से गलती से, तो ये मेरे पास बी में आ जाएगा। तो अब मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि भाई ये नीदर ए नॉर बी, मेरे पास और कुछ नहीं, ये सिर्फ मेरे पास क्या ही है, ये तो मेरे पास ए बार इंटरसेक्शन बी बार ही तो है, ए बार इंटरसेक्शन बी बार ही तो है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ इसको, 1 माइनस में पी ए यूनियन में बी। तो यहाँ नहीं कि यहाँ से आप जमा दो, 1 माइनस में ए यूनियन बी कितना होता है। अब जैसे सपोज करो कि मेरे को ए यूनियन बी ही लेना था, तो ए यूनियन बी में हमने इंटरसेक्शन माइनस क्यों करा, जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये ए है और ये बी है, तो पी ए यूनियन बी क्या होना था, मेरे पास पी ए प्लस में पी बी होना था, लेकिन पी ए में भी ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट चला गया और पी बी में भी ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट चला गया। तो यहां से मेरे को ए यूनियन बी लिखते टाइम एक बार घटाना भी तो पड़ेगा, ये पी ए में भी चला गया इंटरसेक्शन और पीबी में भी इंटरसेक्शन चला गया, तो मैंने एक बार क्यों घटाया ये इंटरसेक्शन भी आपको पता चला, आपको पता चला कि ये इंटरसेक्शन भी क्यों घटा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 बार काउंट हो रहा था और हमको सिर्फ एक ही बार काउंट करना था। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस में पी ए यूनियन बी। तो मतलब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस में पी ए और माइनस में पी बी और प्लस में पी ए इंटरसेक्शन भी, क्योंकि यहाँ से मेरे पास 1 माइनस में वो ना था ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे जमा दो, 1 माइनस 67/100 माइनस 52/100 प्लस में 47/100, मतलब कि ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 67, 52, 5 और 28/100 आ रहा है। ठीक है, तो 28/100 मतलब 7/25। ठीक है, 7/25। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, ऑड्स इन फेवर ऑफ पी, ऑड्स इन फेवर ऑफ पी। तो मान लो मैं यदि आपके सामने वो लिखूं, तो ऑड्स इन फेवर में यदि पूछूं आपसे, हमारे पास ये तो प्रोबेबिलिटी थी, ये तो हमारे पास क्या थी, प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है, अब मैं ऑड्स इन फेवर पूछूंगा, तो हमारे पास क्या रहेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई थी, जब प्रोबेबिलिटी हमने स्टार्ट ही करी है, अभी तो स्टार्ट ही करी है, कि ये मेरे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं और ये मेरे पास टोटल इवेंट्स हैं। तो टोटल इवेंट्स में मेरे पास नंबर ऑफ फेवरेबल भी हैं और नंबर ऑफ अनफेवरेबल भी हैं। तो मैं यहां से यदि लिखना चाहूंगा, तो मेरे पास 7/18 ही तो आएगी, तो 7/18 इज द राइट आंसर। और हमसे यदि ये पूछ लेता कि ऑड्स एंड अगेंस्ट, ऑड्स एंड अगेंस्ट पूछ लेता, तो ऑड्स एंड अगेंस्ट मेरे पास क्या हो जाता, नंबर ऑफ अनफेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल, तब मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, 18/7, 18/7। और यहां से आप, यदि आपको कभी दे कि ऑड्स इन फेवर इतना है, ऑड्स इन अगेंस्ट इतना है, तो आप निकाल पाओगे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे ना। ठीक है, हमारे पास फेवरेबल और अनफेवरेबल को जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल आउटकम आ जाएंगे, और ऑड्स अगेंस्ट दिया हुआ है, ऑड्स इन फेवर दिया हुआ है, तो वो देख लेना आप चेक करके। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज तो अच्छे से बता दी है कि ये मेरे पास सेट थ्योरी से ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारे पास नीदर ए नॉर बी और कुछ नहीं, सिर्फ हमारे पास यही है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक स्लाइड और ऐड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको एक कुछ और समझाना है, मेरे को कुछ क्वेश्चंस और इंक्लूड करने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ अब, है ना। तो 1 सेकेंड, हाँ, ठीक है। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, और मैं पहले उनको आपके सामने अब रखना चाहूंगा। आपने सेट थ्योरी तो अच्छे से समझ ली है, मेरे को कब नीदर लगाना है कब ईदर लगाना है मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे को सिर्फ इतना पता है कि सेट थ्योरी यदि मेरे से आती है ना, तो मैं हर चीज को कर लूंगा और बहुत बड़ी शांति से कर लूंगा। जैसे कि मान लो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ
मेरे पास पी ए कितना है, पी ए है मेरे पास 0.8, ठीक है। और पी बी कितना है मेरे पास 0.72, ठीक है ना। और पी ए इंटरसेक्शन बी है मेरे पास कितना 0.3, ठीक है। और मेरे को क्या दिया हुआ है, पी बी बट नॉट ए, बट नॉट ए। अब कैसे करोगे इसको, अब कैसे करोगे? भाई देखो मेरे को नहीं पता बट नॉट ए क्या होता है, मेरे को कुछ नहीं पता। सिर्फ मेरे को इतना पता है कि भाई मैं तो एक चित्र सा बनाऊंगा शुरू में, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस करनी है ना मेरे को। जब मेरे पास प्रैक्टिस हो जाएगी तो मेरे को चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने क्या करा कि मैंने स्टार्ट ही करा है टॉपिक, तो मैंने सिर्फ चित्र बना के देख लिया कि मेरे पास यहाँ पे ए है और यहाँ पे इवेंट बी है मेरे पास। तो ये ए इवेंट हो गया, ये बी इवेंट हो गया। अब मेरे से क्या कह रहा है कि पी बी बट नॉट ए, मतलब मेरे को बी तो चाहिए लेकिन मेरे को ए नहीं चाहिए। तो ए को हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ए को हटाने के लिए मेरे को यहां तक, देखो ये यही तो है कि मैं यदि ए को हटा दूंगा, ए को हटा दिया तो भाई मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए को हटा दूंगा, ए को, तो यही तो आएगा मेरे पास। मतलब ये हमसे अल्टीमेटली पूछना क्या चाह रहा है कि देखो हमारे को ए नहीं चाहिए, हमको सिर्फ बी बी ही चाहिए, बी ही चाहिए हमको, हमको ए से कोई मतलब नहीं है। तो अल्टीमेटली मेरे को अब निकालना क्या है ये बता पाओगे आप, ये बता पाओगे? तो हमें क्या निकालना है, पी बी इंटरसेक्शन ए बार, पी बी इंटरसेक्शन ए बार। तो अब इसमें और इसमें क्या वो दिख रहा है आपको? अब मेरे को आप ही बताओगे कि मेरे को क्या लेना चाहिए अब इस चीज में, क्या लेना चाहिए इस चीज में, ठीक है। तो मेरे को यहां से क्या आंसर आना है अब, मेरे पास इंटरसेक्शन वाले पार्ट में क्या आ रहा है, मेरे को ये बता दो। ए बार में तो मैंने पूरा ही ले लिया, ये ए बार में तो मैंने पूरा ही ले लिया, और बी में मेरे पास पूरा जाएगा। तो मैं यहां से कितना कह सकता हूँ, यही तो मेरे पास कितना आएगा, पी बी माइनस में पी इंटरसेक्शन बी ही तो आएगा ये, पी बी माइनस में पी इंटरसेक्शन बी ही तो आएगा ये। आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा? तो मैं यहां से कितना कह सकता हूँ, 0.72 माइनस में 0.3 इज इक्वल टू 0.42 इज द राइट आंसर, 0.42 इज द राइट आंसर। अब आप करके देखो, करके देखो, पी बी माइनस में पी इंटरसेक्शन बी तो बचेगा। और मान लो मैं आपसे ये पूछ लूं कि पी ए बट नॉट बी, तो पी ए बट नॉट बी का मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास, पी ए माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। ये माइनस में पी इंटरसेक्शन बी क्यों करा, क्योंकि मेरे पास इन दोनों का इंटरसेक्शन तो सिर्फ यही आ रहा है ना, बी वाला पार्ट, यही आ रहा है ना बी वाला पार्ट। लेकिन ये क्या है, ये मेरे पास ये क्या है, ये अल्टीमेटली मेरे पास है क्या, ये तो मेरे पास पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी ही है। और जब मैं ए को इंक्लूड करूंगा और बी को नहीं इंक्लूड करूंगा, तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या है कि मैंने ए को डिलीट कर दिया यहाँ से। तो ये वाला पार्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, यही तो आएगा पी ए में से, मैं इस वाले पार्ट को हटा दूंगा तो मेरे पास यही तो आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बार। समझ में आया? तो हमारे पास क्या आना चाहिए कि हमको सेट थ्योरी आनी चाहिए, हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को निपटा देंगे। हमें नहीं पता कि कब हमें इंटरसेक्शन लगाना है, कब हमें यूनियन लगाना है, लेकिन हमने अच्छे से पढ़ा है तो हमसे अच्छे से क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब जैसे और क्वेश्चंस भी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जैसे सपोज करो कि मेरे पास है, मान लो मैंने पीए की वैल्यू मेरे पास, पीए की वैल्यू मेरे पास 1/2 है, पीए की वैल्यू 1/2 है, और पीबी की वैल्यू मेरे पास है 1/3, ठीक है। और पी ए इंटरसेक्शन बी है मेरे पास, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 1/26, ठीक है। तो मेरे पास पी ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मेरे पास कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस में 1/3 माइनस में, सॉरी 1/2 प्लस में 1/3 माइनस में 1/26। लेकिन हमें निकालना क्या है इसके, ऑड इन फेवर निकालना है इसका, ऑड इन फेवर, ऑड इन फेवर निकाल दोगे, निकाल दोगे? हम पहले इसको निकालेंगे, तो देखो 1/2 माइनस में 1/3 और प्लस में 1/26, तो 3 माइनस में 2 यानी कि 1/6 प्लस 1/, सॉरी क्या कर रहा हूँ, ये 5/6 और माइनस में 1/26, तो 130, 124, 124 अपॉन में 156, मतलब कि ये मेरे पास कितना हो जाएगा, यदि मैं इसको दो से ही काट लेता हूँ, तो दो से काटूंगा तो 62 अपॉन में 78, और 62 अपॉन में 78 कितना हो जाएगा मेरे पास, 31 अपॉन में 36, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल्स है, और ये मेरे पास क्या है, टोटल है। तो मेरे पास ऑड इन फेवर क्या हो जाएगा इसका, 31/5, 31/5।
और ऑड एंड अगेंस्ट में यदि पूछ लूं आपसे ऑड एंड अगेंस्ट, तो वो ऑड एंड अगेंस्ट कितना हो जाएगा मेरे पास? ऑड एंड अगेंस्ट मेरे पास कितना हो जाएगा? 5/31। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ अनफेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल। ठीक है, तो अब आगे बढ़े, और क्वेश्चंस करने हैं या फिर आगे बढ़ते हैं? चलो यार, अब बाद में देखते हैं और क्वेश्चंस तो। ठीक है, अच्छा मेरे पास यहाँ से आज ही के कोई सीएचएसएल का मॉक टेस्ट अपलोड हुआ है, तो वहां पे दिया हुआ है एक क्वेश्चन। हमने क्या करा था, देखो 2023 में जो क्वेश्चंस आए थे, तो एक क्वेश्चन तो भाषा वाला दिया था, तो वो तो भाई मतलब थोड़ा इजी था, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चंस थे ना, ये तो सीधा ही दिया था कि पी ए नीदर वी। हमसे तो पी ए भी दिया हुआ था, पी बी भी दिया हुआ था, और शायद ये भी दिया हुआ था। हमको सीधा ही पूछा था कि पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो आपको यदि फॉर्मूला पता है, नहीं पता है, लेकिन आपको यदि सेट थ्योरी आती है, तो आपने कर दिया होगा, ये मान के चल रहा हूं मैं। ठीक है, तो अभी अब यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास क्या है। द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स लाइक्स बोथ क्रिकेट एंड बैडमिंटन इज 0.55। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे, ये मैं दोबारा से सेट बना रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, क्रिकेट एंड बैडमिंटन। तो ये क्रिकेट मान लिया, ये मैंने बैडमिंटन मान लिया। अब मेरे पे क्या कह रहा है कि दोनों को लाइक करने की प्रोबेबिलिटी 0.55 है। दोनों को लाइक करने की मतलब मेरे पास ये दिया हुआ है ना, तो पी सी इंटरसेक्शन बी मेरे पास कितना दिया हुआ है? 0.55। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइकिंग नीदर, नीदर मतलब देखो ना तो ये वाला सी वाला, ना बी वाला, तो मेरे पास ये मेरे पास अल्टीमेटली क्या दिया हुआ है? पी सी बार इंटरसेक्शन बी बार ही तो दिया हुआ है मेरे को, 0.15। 0.15। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइकिंग क्रिकेट मेरे पास कितना है? पी सी की वैल्यू मेरे पास 0.75 है। तो मेरे को यहाँ से क्या निकालना है? मेरे को पी बी ही तो निकालना है। तो पी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, आप बताओ। आप बताओ, ये मेरे पास क्या है? वन माइनस में पी ए यूनियन बी, वन माइनस में पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.15। ठीक है, तो यहाँ से पी ए यूनियन बी कितना आ जाएगा मेरे पास? 0.85। ठीक है, अब ये क्या होता है मेरे पास? पी ए प्लस में पी बी मतलब पी बैडमिंटन, और माइनस में पी सी इंटरसेक्शन बी लगाना है ना मेरे को, तो 0.55 इज इक्वल्स टू 0.85। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा पी बी की वैल्यू? यहाँ से देखो 0.20 आ रहा है, 0.85 माइनस में 0.20, इसका आंसर सीधा सीधा ही तो था, पी बी इज इक्वल्स टू 0.65। आपको सेट थ्योरी अच्छे से आई? आ गई होगी। अभी और क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे हैं, लेकिन अभी वो थोड़े बाद में आएंगे। ठीक है, जबकि और क्वेश्चंस भी तो आपको बताने हैं। हमने एक क्वेश्चन और इंक्लूड करा था यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग टू क्लब्स फ्रॉम ए वेल शफल्ड कार्ड ऑफ, सॉरी पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो हमको टू क्लब्स निकालने हैं। अब टोटल क्लब्स कितने होते हैं भाई? क्लब्स हो गए, है ना, स्पैड्स हो गए, डायमंड, ठीक है, और एक और रहता है ना कुछ, वो पान का पत्ता जिसको बोलते हैं, है ना। तो भाई ये टोटल 13 13 ही तो रहते हैं। अब हमको 13 में से कोई दो चाहिए, तो 13 में से किसी दो का सिलेक्शन करना है हमको। और 13 C2 अपन 52 C2, तो यहाँ से 13 इंटू में 12, 11 मत लिखना, क्योंकि 11 से 11 तो कट ही जाएगा नीचे, अपॉन में 2, और 52 इंटू में 51 अपॉन में 2, यहाँ से ये कट गया। तो 13 इंटू में ये कितना कर जाएगा? 1/4, यानी कि 3/51। और 3/51 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/17। इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी है? 1/17। ठीक है, आपको एक एक हर क्वेश्चन का बहुत अच्छे से सोल्यूशन मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, यदि आपको अब भी समझ में नहीं आया तो बताना मेरे को। ठीक है, और क्वेश्चंस इंक्लूड करें। हाँ भाई देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि ऐसा क्वेश्चन आया तो तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, मैं समझ रहा हूँ अभी ये चीज। ठीक है, तो थ्री आइडेंटिकल डाइस आर रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर विल अपीयर ऑन ईच ऑफ देम इज। मतलब यदि मेरे पास ये कह रहा है कि मेरे पास तीन पासे उछाल रहा हूं मैं, और तीन पासे उछालने के बाद मेरे पास सब पे सेम नंबर आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आपके दिमाग में आएगा कि सर या तो तीनों पे वन 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 आ सकता है, या फिर तीनों पे क्या आ सकता है? 2 2 2 आ सकता है, या फिर 3 3 3 आ सकता है, या फिर 4 4 आ सकता है, 4 4 4, या फिर 5 5 5, या फिर 6 6 6 आ सकता है। ठीक है, और आपने प्रोबेबिलिटी क्या लगा दी इसकी? 6/216, क्योंकि टोटल तो मेरे पास टोटल इवेंट्स तो इतनी होंगे ना भाई। एक पासे को एक बार उछालूंगा तो 6 आते हैं, एक पासे को दो बार उछालूंगा तो 36 हो जाएगा, एक पासे को 3 बार उछालूंगा तो 216। ऐसे ही तो इवेंट चलते हैं। तो मेरे पास 6/216 मतलब कि 1/36, और 1/36 आंसर ला के भाई आप इतने खुश हो के आ गए कि भाई पेपर पूरा सही चला गया, जबकि ये आंसर की मैं गलत लगा मिला, ये आंसर की मैं गलत लगा मिला।
आप सोचोगे कि यार सर ये गलत कैसे हो गया, ये गलत कैसे हो गया। भाई ये गलत ऐसे हो गया कि आपने ये चीज नहीं पढ़ी कि थ्री आइडेंटिकल डाइस आर रोल्ड। आइडेंटिकल आइस डाइस, आइडेंटिकल का मतलब पता है क्या है? जैसे मान लो कि मेरे पास, मैंने तीन पासे उछाले हैं, तीन पासे उछाले, तो सपोज करो कि मेरे पास कहीं ना कहीं 2 to 3 भी तो आया होगा। इन 216 इवेंट्स में मेरे पास कहीं 2 to 3 रहा होगा, या फिर मेरे पास 1 3 1 रहा होगा। ठीक है, तो मेरे पास 2 to 3 के अलावा क्या रहा है? 2 3 2 भी रहा है ना, और 3 2 2 भी रहा है, और इनके अलावा मेरे पास 3 1 1 भी है, और 1 1 3 भी है। पर आइडेंटिकल डाइस जहां पे बोल दिया ना, तो वहां पे अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, तो मतलब डज नॉट मैटर अरेंज, सॉरी, जो अरेंजमेंट डज नॉट मैटर। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास चाहे पहले पे दो आ जाए, दूसरे पे दो आ जाए, तीसरे पे तीन आ जाए, कैसे भी आ जाए, हमको हमको सिर्फ उस इवेंट को एक ही काउंट करके चलना है। मतलब ये मेरे पास ओनली सिंगल इवेंट बनेगा इन तीनों का, इन तीनों का, इन तीनों मैं काउंट नहीं करूंगा इन तीनों को। आइडेंटिकल में यही चीज है कि हमारे पास जब अरेंजमेंट मैटर ही नहीं कर रही है, तो हम तो कैसे भी आ जाए, हमको तो सिर्फ इवेंट गिनने से मतलब है। तो मेरे को ना तो ये काउंट होगा, ना ये काउंट होगा, मतलब कोई भी एक ही काउंट होगा, इनमें से कोई भी एक ही काउंट होगा। जैसे मान लो मैंने ये काउंट कर लिया, तो मेरे पास ये दोनों काउंट नहीं होंगे, ये काउंट कर लिया तो ये दोनों काउंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास अल्टीमेटली आ तो 1 1 3 1 1 3 1 1 3 यही रहा है, यही रहा है ना मेरे पास। ठीक है, तो अब हमको ये निकालना है कि मेरे पास टोटल आउटकम्स हैं कितने, टोटल आउटकम्स हैं कितने, मेरे को ये बताओ। अब ये टोटल आउटकम निकालना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो भाई चैलेंज कुछ नहीं है। अब आप ये सोचो कि जब मेरे पास टोटल आउटकम्स ही बदल गए, पर मेरे पास टोटल आउटकम्स कैसे कैसे होंगे? या तो तीनों तीनों डिस्टिंक्ट होंगे। मान लो कि मैं ऐसे कर सकता हूँ कि पहले पासे ने 1 दिखा दिया, दूसरे ने 2 दिखा दिया, तीसरे ने 3 दिखा दिया, या फिर पहले ने 2, दूसरे ने 3, और तीसरे ने 4। यही तो हो सकता है। तो या तो मेरे पास तीनों डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, या फिर मेरे पास कोई एक रिपीट हो सकता है। जैसे सपोज करो कि मैंने पहला लिख दिया एक, दूसरा लिख दिया दो, तो अब इन दोनों में से कोई एक रिपीट कर दिया मैंने, जैसे कि 1 रिपीट कर दिया, यहाँ पे मैंने 1 2 2 कर दिया, जैसे ऐसे सपोज करो। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को अब इंडिविजुअली काउंट नहीं करूंगा मैं, इंडिविजुअली काउंट करने बैठे तो क्वेश्चन नहीं होना है। हमको क्या करना है कि मेरे पास तीन केसेस बन गए अब, या तो तीनों डिस्टिंक्ट होंगे, एक तो तीनों डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, या फिर टू सेम हो सकते हैं, और या फिर मेरे पास कितने होंगे, तीनों मेरे पास सेम होंगे। यही तो हो सकता है। तीनों सेम का तो मेरे को पता है, तीनों सेम का तो यही 6 इवेंट्स हैं मेरे पास, तीनों सेम के तो यही 6 इवेंट्स बनेंगे। ठीक है, लेकिन डिस्टिंक्ट के मेरे पास कितने बन जाएंगे, डिस्टिंक्ट के मेरे पास टोटल इवेंट्स कितने बन जाएंगे? मेरे को डिस्टिंक्ट का मतलब छह छह है, एक बार में 6 इवेंट्स आ सकते हैं, लेकिन उनमें से मेरे को तीन का डिस्टिंक्ट अलग अलग लेना है ना, तो 6 से 3 ही तो होगा, 6 से 3 ही तो होगा। मान लो भाई एक पासे को उछालूंगा तो छह ही तो मेरे पास वो आ सकते हैं, पर उनमें मेरे को तीनों में ही अलग अलग डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट चाहिए, तीनों में ही। तो 6 से 3 ही तो रहेगा, और 6 से 3 को सॉल्व करने पे कितना आएगा मेरे को, 6 गुणा में 5 गुणा में 4 अपॉन में 3 × 2, मतलब कि 3 से 2 कट गया, तो यानी कि 20 इवेंट्स ऐसे हैं जहां पे मेरे पास डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट दिख सकते हैं, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट दिख सकते हैं। और सेम का मतलब सेम, कि मेरे पास यहां से कितना, 6C2 में, क्योंकि दो सेम चाहिए मेरे को। अब मेरे को ये बताओ कि मान लो मैंने ये 1 2 है, तो भाई या तो मेरे पास 1 रिपीट हो सकता है, या मेरे पास 2 रिपीट हो सकता है, पर होगा तो कोई एक ही ना इनमें से, होगा तो कोई एक ही ना। तो मेरे को यहाँ पे 2C1 का गुणा नहीं करना पड़ेगा क्या? 2C1 का भाई, भले ही हमारे पास अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रही है, लेकिन हम तो ये तो कह सकते हैं ना कि भाई जब दो सेम है तो मतलब कोई तो एक रिपीट होगा, तो कोई एक रिपीट होगा, तो हमको 2C1 भी चाहिए साथ साथ। ठीक है, तो 6C2 को सॉल्व करो, तो 6 × 5 और इंटू में 2 अपॉन में 2C1 2 हो जाएगा, तो ये 3 × 5 = 15 है, तो ये 30। तो मेरे पास यहाँ से डिस्टिंक्ट वाले 20 हो गए, दो सेम वाले मेरे पास कितने हो गए, 30 हो गए, और तीनों सेम होंगे, तीनों फेस पर सेम सेम नंबर आएगा, तो वो इवेंट मेरे पास कितने, 6 हैं। ठीक है, तो मेरे पास टोटल
जो आउटकम्स है वो कितने हो जाएंगे, 20 और 30, 50 और 6 56। मतलब कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6/56। तो 3/28 इज द राइट आंसर। ठीक है, 3/28 इज द राइट आंसर। ठीक है। आइडेंटिकल के केस में, अब यही आइडेंटिकल की केस मैं आपके सामने वहां भी समझा सकता हूं कि जैसे मान लो मेरे पास एक बैग है, कोई बैग है, मैं सपोज करूं कि यहाँ पे एक लेके चल रहा हूँ, बैग है मेरे पास, है ना, और उसमें बॉल्स हैं, तो 3 ब्लू हैं, है ना, और मेरे पास 4 येलो गेंद्स हैं, 4 येलो बॉल्स हैं। तो मेरे को ये बताओ कि मैं 2 बॉल्स को निकालूंगा, है ना, मैंने 2 बॉल्स निकाली और विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली है। विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट का मतलब जानते हो ना। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि मैंने बाहर निकाल के वो वापस थैले में नहीं रखी हैं, और विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि मैंने वापस निकाल के वो थैले में ही रख दी हैं, 2 बॉल्स। तो मेरे से क्या पूछ रहा है कि किसी भी एक बॉल के ब्लू होने की और एक बॉल की येलो होने की प्रायिकता बताइए। तो मैं यदि आइडेंटिकल वाला केस लूंगा, इस केस में आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल वाले में मेरे पास क्या रहेगा, बता सकता है कोई। आइडेंटिकल वाले में मेरे पास पता है क्या केस बनेगा, 3/7, क्योंकि मैंने पहली बॉल को मैंने क्या मान लिया, ब्लू मान लिया, और दूसरी बॉल को मैंने येलो माना, पर मैं विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहा हूं, तो मतलब कि 4/6, क्योंकि मेरे पास टोटल गेंद तो 6 बची है अब। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, बताओ। ये हो जाएगा मेरे पास 2/7, 2/7। ये तो आइडेंटिकल वाला केस है। आइडेंटिकल, क्योंकि आइडेंटिकल में अरेंजमेंट मैटर ही नहीं कर रहा है, अरेंजमेंट मैटर ही नहीं कर रहा है। लेकिन हम यदि विदाउट, ये जब हमारे पास आइडेंटिकल नहीं रहेंगी, तो मेरे पास तब तो अरेंजमेंट मैटर करेगा ना। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि भाई 3/7 इंटू में 4/6। पर हमें पता थोड़ी है कि भाई ये हमारे पास पहली गेंद ब्लू हुई आई है या फिर दूसरी हमारे पास येलो ही आई है। ये भी तो कह सकते हैं कि भाई पहली गेंद हमारे पास येलो आ गई हो, दूसरी ब्लू आ गई हो। ठीक है, तो मेरे पास उस केस में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/7। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया ये आइडेंटिकल वाला केस क्या है, आइडेंटिकल वाला केस क्या है। तो आप ढंग से पढ़ना है एक बार क्वेश्चन को, है ना। आप इंडिविजुअली काउंट करके देख लेना भाई, डिस्टिंक्ट वाले, है ना। मैं देखो वीडियो बहुत बड़ा चला जाएगा, वरना मैं डिस्टिंक्ट भी काउंट करके बता देता आपको। ये 20 की 20 इवेंट्स में आपको काउंट करके बता देता हूँ। ठीक है, आप ऐसे करना घर पे, आप पहले 1 को साथ 2 को लेना, और 2 के साथ अब लेते जाना। 3 को ले लिया मैंने, 1 2 4 ले लिया, 1 2 5 ले लिया, और 1 2 6 ले लिया। ठीक है, अब ये तो हो गया मेरे पास। अब मैंने क्या लिया कि मेरे को 1 3 3 2, अब मेरे को 3 के बाद 2 तो नहीं ले सकता मैं, 3 के बाद मैं 4 ले सकता हूँ, 3 के बाद मैं 5 ले सकता हूँ, और 3 के बाद मैं 6 ले सकता हूँ। ठीक है, ये हो गए। सॉरी, क्या आ जा रहा है। हाँ, 3 के बाद मैं 6 ले सकता हूँ। अब मेरे पास 1 के बाद 4 लूं मैं, तो 1 के बाद 4 के बाद मैं 5 ले सकता हूँ, एक तो एक मैं 6 ले सकता हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है ना। यदि मेरे पास जैसे रिपीट होंगे तो मैं उन इवेंट्स को ही काउंट नहीं करूंगा, उन इवेंट्स को ही काउंट नहीं करूंगा। अब मेरे पास 1 है, लूंगा तो 1 के साथ 5 ले लिया, तो 5 के साथ अब मैं कौन सा इवेंट ऐसा है जो मैं ले सकता हूँ दोबारा से। तो 5 के बाद सिर्फ मेरे पास 6 ही बचा है। ठीक है, तो ये ही हो गए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवेंट्स, तो यही हो गए। ऐसे ही 2 के साथ बना के देख लो, 3 के साथ बना के देख लो, एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां के बाद ये सारे के सारे एक दूसरे को रिपीट करने लगेंगे। रिपीट का मतलब कि ये 2 2 3 है ना, तो ये 2 2 3 हमारे पास दोबारा से दिखना पड़ेगा। जैसे ऐसे आ जाएगा हमारे पास, या तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, इक्वली लाइकली इवेंट्स और वगैरह वगैरह, तो वो इसके लिए बताई थी, इस वाले क्वेश्चन के लिए। A coin is tossed. If it shows head, then toss it again. Otherwise, throw a dice. Then find the probabilities. मान लो मैंने एक सिक्का उछाला, और सिक्के को उछालने पे मेरे पास हेड आ गया, हेड। तो हेड जब आया तो मेरे को क्या उछालना पड़ेगा, एक सिक्का उछालना है दोबारा से। तो उस हेड के साथ या तो मेरे पास सिक्के पे भी हेड आ सकता है दूसरे पे, या फिर उस हेड के साथ मेरे पास सिक्के पे टेल आ सकता है, टेल आ सकता है। ये तो मेरे पास सैंपल स्पेस है ना, ये सैंपल स्पेस आपको बना के रखना पड़ेगा। जहां जहां पे डिमांड करेगा ना वो क्वेश्चन की भाई सैंपल स्पेस बना के ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो वहां पे सैंपल स्पेस बना लिया करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो HHHT। अब मैंने क्या माना था कि ये तो मेरे पास हेड आया है, अब मान लो मेरे पास टेल आया होता तो मेरे को थ्रो डाइस करना है ना। तो वो टेल के साथ या तो डाइस पे 1 आ सकता है, डाइस पे 2 भी आ सकता है, डाइस पे 3 भी आ सकता है, डाइस पे 4 भी आ सकता है,
और डाइस पे कितना भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और डाइस पे 6 भी आ सकता है। मतलब मेरे पास नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स है ना, वो कितने हैं मेरे पास? 8 ही तो है, 8 ही तो है। तो मेरे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका? सैंपल स्पेस मेरे पास क्या बनेगा, जो मैंने आपके सामने बना दिया है। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे क्या कह रहा है, ए पूछ रहा है मेरे पास गेटिंग टू हेड्स की प्रोबेबिलिटी बताइए मेरे को। तो गेटिंग टू हेड्स की प्रोबेबिलिटी एच एच लिखोगे आप। एच एच मतलब इवेंट्स यही है ना मेरे पास। तो जो फेवरेबल है वो मेरे पास यही है ना, फेवरेबल तो मेरे पास यही है ना। अब मान लो मैं गेटिंग एन ऑड नंबर वाला लिखूंगा, तो गेटिंग एन ऑड नंबर में कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो T1 आ रहा है, एक T3 आ रहा है, एक T5 आ रहा है। ठीक है, T1, T3 और T5। ठीक है। और यहाँ पे गेटिंग टेल इन आउटकम, तो गेटिंग टेल इन आउटकम मतलब एक तो ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां। तो मतलब 7 इवेंट्स हैं। मतलब कि ये मैं वन माइनस ये भी कर सकता हूँ, वन माइनस एच एच। तो वन माइनस इसको ऐसे भी लिख दूं, या फिर मैं ऐसे लिख दूं पूरा, यदि आपको लिखना है तो आपने क्या करा, आपने लिख दिया गेटिंग टू हेड्स, मतलब कि ये 1/8 हो गया, है ना। और ये क्या हो गया मेरे पास, गेटिंग एन ऑड नंबर, मतलब कि 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 यानी कि 3/8। और ये आपने कितना लिख दिया होगा, 7/8 लिख दिया होगा, है ना। लिख दिया। लेकिन आपने जब आंसर की देखी तो फिर ये फिर से गलत मिला। अब गलत कैसे मिला? क्योंकि ये भाई इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है अब यहाँ पे। अब इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। सपोज करो कि मैंने भाई जब वो फेंका, एक कॉइन फेंका, तो कॉइन पे तो मेरे को पता है या तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। लेकिन भाई मेरे को ये नहीं पता ना कि एग्जैक्टली मेरे पास क्या आएगा। एग्जैक्टली मेरे पास क्या आएगा, एग्जैक्टली यदि मान लो मेरे पास हेड आ गया, तो मैंने दोबारा सिक्के को उछाला है, दोबारा सिक्के को उछाला है, तो मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी ना होके मेरे पास प्रोबेबिलिटीज ये होंगी। अब देखो, जैसे सपोज करो कि मेरे पास हेड आया है, तो पहले सिक्के पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। और उसके बाद हेड आया है, उसके बाद हेड आया मतलब हमारे पास हेड आ गया पहले, और उसके बाद हेड आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 1/2। तो मतलब ये एच एच की प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी हो जाएगी, 1/4। इसकी कितनी हो जाएगी, 1/4। और इसकी कितनी होगी अब, 1/12। क्योंकि मेरे पास डाइस पे वन आने की प्रोबेबिलिटी तो हम जब निकालेंगे ना, जब हमारे पास पहले टेल दिख गया हमको। हमको टेल दिखा ही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं? हमको टेल दिखा ही नहीं है, हमको टेल दिख गया तभी तो मैंने उछाला वो पासा, तभी तो मैंने डाइस फेंका। तो वो डाइस फेंका, तो डाइस पे वन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। तो टोटल T1 की प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी होगी, 1/12 इंटू वन, सॉरी 1/2 इंटू 1/6 इज इक्वल्स टू 1/12। इसकी भी कितनी हो जाएगी, 1/12। इसकी कितनी हो जाएगी, 1/12, 1/12, 1/12 और ये 1/12। तो मेरे पास यहां से मैं यदि आपके सामने पी ए निकलवाऊं, तो पी ए मेरे पास कितना होगा, 1/4। पी बी कितना होगा मेरे पास, गेटिंग ऑड नंबर। तो गेटिंग ऑड नंबर मतलब कि 1/12 प्लस में 1/12 प्लस में 1/12 मतलब कि 3/12। और 3/12 कितना हो जाएगा मेरे पास, 1/4 ही तो होगा, 1/4 ही तो होगा। और यहां से यदि मैं पी सी निकलवाऊं, तो पी सी में आप या तो ऐसे कर लो, या तो ऐसे कर लो कि भाई ये मैं इनको जोड़ दूं सबको, 1/2 प्लस में 1/4। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1 - एच एच, उससे भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो आपका ये इज द राइट आंसर, ये तीनों राइट आंसर्स। ठीक है। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब समझ गया। यहाँ पे यदि मेरे को पता है कि सिक्के को छालने पे मेरे पास हेड और टेल ही आना है, तो हेड और टेल आने की प्रायिकता 1/2 1/2 है। लेकिन क्वेश्चन में कई बार हमसे फेयर ना करवा के उसको अनफेयर बता देता है, और हमसे देगा वो कि भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी मान लो 2/9 है, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 7/9 है, तो हमें माननी पड़ेगी। क्योंकि वहां पे फिर वो इक्वली लाइकली इवेंट्स बचे नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन खुद दे रहा है ये चीज। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। तो भाई मेरे पास यहाँ पे अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैं आपको एक बार समझाना चाहूंगा इस चीज में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ। ये मैंने स्लाइड ऐड कर ली, और चलने दो। ठीक है। ये यहाँ पे कौन सा है अपना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन ही लेके चलू मैं अब यार,
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो मैं आपको कैसे ही समझाऊंगा, लेकिन मैं आपके सामने क्वेश्चन ही लेके चलूं। जैसे सपोज करूं कि मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे, पर मैं आपके सामने दूसरा उदाहरण लेके चलता हूं। माने मैंने टू कॉइन्स को मैंने टॉस करा, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। तो मेरे पास जो सैंपल स्पेस रहेगा वो कितना रहेगा, मेरे पास एच एच, सॉरी एच एच, एच टी और टी एच, है ना, और टी टी, यही तो रहेगा मेरे पास सैंपल स्पेस। अब मेरे को क्या पूछ रहा है मेरे से, मैं आपसे ये पूछूं कि एट लीस्ट, सॉरी, ये मेरे से जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, मैं वैसे ही आपको बताने की ट्राई करता हूँ कि दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ faces are head, given that at least one of them is a head, given that at least one of them is a head। तो मान लो मेरे पास ए यहाँ पे कितना होगा, ए मेरे को क्या है, ए है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि निकालनी है, बोथ आर हेड्स, बोथ आर हेड्स। और गिवन मेरे पास क्या रहेगा, गिवन मेरे पास रहेगा कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज हेड, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज हेड, ठीक है। तो मेरे को अल्टीमेटली गिवन क्या है कि मेरे को पी ए जब बी दिया हुआ है तब निकालना है मेरे को, पी ए गिवन बी, मतलब बी दिया हुआ है तो हमको ए निकालना है। तो ये कितना रहेगा मेरे पास, ये होता है मेरे पास पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, ठीक है। पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, मतलब कि अब इसको भी निकालेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में एन एस, मतलब कि ये तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन सैंपल स्पेस, और ये फेवरेबल हो गए हमारे पास, और ये यहाँ से फेवरेबल हो जाएंगे, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एस से एन एस कट गया, तो मतलब कि एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको एन बी लिख सकता हूँ। मतलब कि हमारे पास जो टोटल इवेंट्स होंगे बी में, और जो एन ए इंटरसेक्शन बी को फॉलो कर रहे होंगे, तो हम इस पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी को हम क्या लिख सकते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में एन बी भी लिख सकते हैं। और अगेन आई एम सेइंग कि दिस कंडीशन इज ओनली ट्रू फॉर इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स के लिए ही ट्रू है ये कंडीशन, ये सोच के रखना, ठीक है। इक्वली लाइकली इवेंट्स होने चाहिए, तभी हम पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी को इतना लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे पी ए कितना है, पी ए बोथ आर हेड्स, तो पी ए कितना दिया हुआ है मेरे को, एच एच दिया, ठीक है। गिवन दैट, गिवन मेरे को क्या दिया हुआ है, बी गिवन दिया हुआ है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज हेड, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब मेरे पास यहाँ पे ए तो मेरे पास इतना हो जाएगा, और बी मेरे पास कितना हो जाएगा, बी मेरे पास हो जाएगा एच एच, एच टी और टी एच। एटलीस्ट का मतलब एक होना ही चाहिए, एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, और एट मोस्ट वन का मतलब कि मेरे पास या तो जीरो हो सकता है या फिर ज्यादा से ज्यादा मेरे पास वन हो सकता है, ठीक है। तो यहां से मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहूँ आपके सामने, तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास कितना रहेगा, एच एच। तो मतलब मैं यहां से यदि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपसे पूछूं कि मेरे पास बोथ आर हेड्स, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज हेड, तो मेरे पास यहां से पी ए गिवन बी की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 1/3, 1/3, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको, अब आगे बढ़े। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मतलब क्या है, अरे आपने वो एक पिक्चर नहीं देखी कि भाई अंजलि तुम मुझे क्यों छोड़ रही हो, वो वाला नहीं देखा कि भाई तुम पैसे की वजह से छोड़ रहे हो, और एक दिन मेरे पास बहुत पैसा होगा पर तुम नहीं होगी अंजलि। ठीक है, तो वही वाली है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना। तो अब मैं यहाँ से ये बताना चाह रहा हूँ कि ए फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। तो हमें यहाँ पे सैंपल स्पेस नहीं पता, लेकिन भाई ये बता, ये तो हम ट्रेडिशंस के हिसाब से मान के चलते हैं ना कि भाई हमारे पास गर्ल्स और बॉयज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। तो मेरे पास यहाँ से या तो देखो दोनों बॉयज हो सकते हैं, वो दोनों बॉयज हो सकते हैं, या फिर एक बॉयज दूसरी गर्ल, या फिर पहली गर्ल दूसरा बॉय, या फिर दोनों गर्ल हो गए, तो यही तो होगी मेरे पास सैंपल स्पेस, यही तो हो गया ना इस केस में, बी यानी कि बॉय और जी यानी कि गर्ल, ठीक है, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है कि बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, तो मेरे पास यहाँ पे ए क्या दिया हुआ है, ए है मेरे पास, वो चिल्ड्रन आर बॉयज, वो चिल्ड्रन आर बॉयज,
गिवन दैट गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, तो एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, एट लीस्ट वन इज बॉय। तो एटलीस्ट अब आपको समझ में आ गया ना, मेरे पास यहां से क्या निकालना है, मेरे को पी ए अपॉन में बी, इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। तो इसी की वैल्यू मेरे को कितनी हो जाएगी मेरे पास, अब देखो दोनों इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, या तो बॉयज बॉयज या फिर बॉयज गर्ल या फिर गर्ल बॉय, मतलब गर्ल और बॉय हमारे पास कुछ भी आ सकता है, दोनों इक्वली लाइकली तो हैं, या तो हमारे पास बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, यही तो आती है ना। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में एन बी। ये आप समझ गए ना कि एन क्या है, यहाँ पे ये एन है कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में कितने इवेंट्स आ रखे हैं और बी में कितने इवेंट्स आ रखे हैं, तो उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है। A single six-sided dice is rolled one time and the number that is face up recorded. Determine the odds against rolling the smallest prime number. तो मेरे पास यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और मेरे पास यहाँ से फेवरेबल वाला क्या रहेगा, फेवरेबल वाला, तो फेवरेबल वाला तो मेरे पास यही रहेगा ना, स्मॉलेस्ट प्राइम। स्मॉलेस्ट प्राइम तो यही है ना, यही है मेरे पास। तो यहां से मेरे पास यदि प्रोबेबिलिटी निकालेगा, तो प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी आएगी यहाँ से, 1/6। लेकिन मेरे से क्या पूछ रहा है, ऑड अगेंस्ट, तो ऑड अगेंस्ट मेरे पास कितना रहेगा, ऑड अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट मेरे पास कितना रह जाएगा यहाँ से फिर, 5/1। और ऑड इन फेवर मतलब कि नंबर ऑफ अनफेवरेबल अपॉन में फेवरेबल, और यहां से ऑड इन फेवर पूछेगा तो 1/5। ठीक है। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो वाला उदाहरण से समझ लेना कि मुझे पता है अंजलि कि मुझे क्यों छोड़ रही है अंजलि, लेकिन अंजलि देखना एक दिन मेरे पास बहुत पैसा होगा अंजलि, है ना। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, 10 कार्ड्स नंबर्स 1 to 10 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स मिक्सड अप थॉरोली एंड देन वन कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली। मतलब 1 से 10 तक कार्ड एक बॉक्स में रखे हुए हैं और वन कार्ड रैंडमली पुट निकाला जाता है। इफ इट इज नॉन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन मेरे पास क्या है, गिवन को मान लो मैंने बी मान लिया, तो मेरे पास क्या है, नंबर इज मोर देन 3, मोर देन। ठीक है। तो नंबर इज मोर देन 3 मतलब कितना हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है और 10 हो सकता है। ठीक है। और यहां से ए क्या है मेरे पास, आ नंबर इज इवन। तो नंबर इज इवन का मतलब 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है और 10 हो सकता है। तो अब मेरे को ये बता दो कि मेरे को यहां से क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे यही तो चाहिए, पी ए अपॉन में बी। तो पी ए अपॉन में बी कितना होएगा मेरे पास, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। अब इक्वली लाइकली है ये भी, क्योंकि भाई कोई एक कार्ड निकालेंगे तो हमारे पास कोई भी एक कार्ड में से कोई सा भी तो आ सकता है ना, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/10 1/10 ही तो है। ठीक है। तो एन बी, तो हमारे पास यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ, ये मेरे पास 7 है ना, और इनमें से कॉमन कितने हैं, 1 4 6 और 8, मतलब कि 3, 3/7 इज द राइट आंसर। सॉरी, 4 है ना, 4, 4। ठीक है, 4 ही है ना। हाँ, एक कॉइन इज टॉस्ड 5 times वन आफ्टर द अदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट। अब मैं आपको सबसे सही सब मेथड बताने वाला हूं यहाँ पे। ठीक है। आप मेथड देखते रहना कौन कौन से मेथड्स मैंने लगाए हैं, मेथड, मेथड्स। ठीक है। पहला तो वन मेथड समझ, जब हम एक कॉइन को 5 बार फेंकेंगे, या फिर हम पहले तो ये जानो कि हम जब कॉइन को एक बार ही फेंकेंगे तो एक बार चित और पटाने की प्रायिकता 1/2 ही तो है। मतलब कि मैं यदि पी टी मानू तो पी टी भी मेरे पास 1/2 है और पी एच भी मेरे पास 1/2 है। जब मैंने एक सिक्के को उछाला, ऐसे ही रैंडमली उछाल दिया एक सिक्के को, तो मेरे पास टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 है, हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 है। लेकिन अब मैं यहां से 5 बार उछाल रहा हूँ उस चीज को, 5 बार। तो मेरे पास फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब या तो 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 बार आ सकता है और 5 बार आ सकता है। तो मेरे पास मेथड वन क्या कह रहा है कि मेरे पास यहाँ पे 1/2 की पावर 5 है, 1/2 की पावर 5 तो मैंने कॉमन ले लिया पूरे इवेंट्स में। पर ये मेरे पास कितनी बार आ सकता है, अब ये मेरे पास 2 बार हेड आ रहा है ना,
तो वो 2 बार तो कैसे भी आ सकता है। मान लो जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये है, मैंने 1/2 लिख दिया, 1/2 लिख दिया, मेरे पास शुरू के दो मैंने मान लिए चित मान लिए, और फिर लास्ट के दो मैंने टेल मान लिए, लास्ट के 3 मैंने टेल मान लिए। अब भाई मेरे को नहीं पता ना कि भाई ये ही दो हैं, मतलब अरेंजमेंट भी तो मैटर कर रहा है ना। हमको जस्ट वैसे अरेंजमेंट भी तो मैटर कर रहा है कि भाई यहाँ से कौन से वाले आए हैं, कौन से वाले आए हैं, मतलब कि 1/2 इंटू में 1/2 है ये तो। लेकिन मैं ये भी तो मान सकता हूँ कि ये दोनों रहे हों या फिर ये दोनों रहे हों, तो मेरे पास इन 5C2 में से कौन सा भी आ सकता है ना। मेरे को सिर्फ 2 बार चाहिए, ठीक है। अब इन 2 बार तो आ गया मेरे पास, तो मेरे को एटलीस्ट वाला चाहिए, तो मतलब 5C3 3 बार भी आ सकता है, 5C4 4 बार भी आ सकता है, और 5C5, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे 1/2 की पावर 5, और ये मेरे पास क्या रहेगा, देखो 5C2, तो 5C2 यानी कि 5 इंटू 4 अपॉन में 2 यानी कि 10 हो गया। ये भी मेरे पास 10 हो जाएगा। ये मेरे पास कितना होएगा, 5 इंटू 4 यानी कि 5 हो जाएगा, और ये 1। तो मतलब यहां से मेरे पास कितना आएगा, 10 प्लस में 10 प्लस में, ये मेरे पास कितना है, 5 है, और ये मेरे पास कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 की पावर 5 इंटू में 26, ठीक है। तो अब यहाँ से करते रहना, तुम कर लोगे ना। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 हमसे क्या कह रहे हैं कि भाई मेरे को पता है कि एटलीस्ट 2 हेड्स हैं, एटलीस्ट 2 हेड्स हैं, और मैंने तो यहां से ये वाला निकाल लिया। लेकिन मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं ना कि मैं 1 में से मैं किसको माइनस कर दूं, जब मेरे पास या तो एक हेड आया है, या तो एक हेड आएगा, भाई टोटल तो मेरे पास 1/2 की पावर 5 ही है, लेकिन इसमें से यदि मैं माइनस करूंगा कितना, या तो मेरे पास सिर्फ एक ही हेड आया है, या मेरे पास एक भी आया ही नहीं है, या फिर मेरे पास एक भी आया ही नहीं है। तो एक भी आया ही नहीं है तो 5 से वो जीरो ही रहेगा ना, एक भी आया नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो मेरे को जीरो ही माननी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से भी तो मेरे पास 1/2 की पावर 5 इंटू में 5 यानी कि 1 - में 5/32, तो ये भी तो 26/32 ही आ रहा है मेरे पास, और यहाँ से भी तो 26/32 ही आ रहा था, ठीक है। तो आप चाहे ये मेथड अपना लो, चाहे ये मेथड अपना लो, आपके जैसा ठीक लगे आपको वैसा, ठीक है। अच्छा, एन अर्न, एक कलश में 4 ग्रीन 5 ब्लू एंड 2 रेड एंड 3 येलो मार्बल्स। इफ 3 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन इज येलो, एट लीस्ट 1 इज येलो। मान लो मेरे पास मैंने जो है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 इज येलो। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, यदि मेरे पास एटलीस्ट येलो है तो मैंने ऐसे कर दिया कि 1 - एक भी नहीं, 1 - नॉट इवन अ सिंगल, नॉट इवन अ सिंगल इज येलो, ऐसे भी तो कर सकता हूँ। तो 1 - कितना रहेगा मेरे पास, जब मैं एक भी येलो को नहीं ले रहा हूं तो मैंने ये तो हटा ही दिया। तो 2 और 5 7 और 4 11, इन 11 में से मेरे को कितनी निकालनी है, मेरे को 3 गेंदें निकालनी है, और टोटल कितने में से निकल रही है, 14C3। तो 1 - 11 इंटू में 10 इंटू में 9, क्योंकि 8 तो कट ही जाएगा, और 3 इंटू में 2 अपॉन में 14 इंटू में 13 इंटू में 11 12, और 11 तो चली जाएगा, तो 3 इंटू 2, तो मतलब ये से ये कट गया। तो 1 - में अब देखो, यहाँ से ये 3 बार कट जाएगा, यहाँ से 3 3 9, और 3 चौको 12, ठीक है। अब और क्या क्या कर सकते हैं, ये 2 बार कट जाएगा, और ये 5 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 11 पंजे 55 और 165, 165 अपॉन में ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 14 दूनी 28, 28 इंटू 13, तो 13 × 104, और 10, और 234 आ रहा है क्या, 13 × 104, 13 इंटू में कितना करना था मेरे को, 28 करना था ना, 13 × 104 10, और 13 दूनी 26 36, हाँ 364 है, 364, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 199 अपॉन में 364, ठीक है। अब ये तो मेरे पास उनके लिए है कि भाई जिनको पता है सर चीजें, है ना। लेकिन हमसे एटलीस्ट 1 इज येलो की बात कर रहा है, एटलीस्ट 1 इज येलो की बात कर रहा है, ठीक है। तो मेरे पास जब हमको बेसिक से करना है, तो बेसिक से हम कैसे करेंगे इस चीज को, या तो मेरे पास 3 येलो हो सकती है, या मेरे पास कितना हो सकता है, 2 येलो हो सकती है, या मेरे पास एक येलो हो सकती है, क्योंकि एक तो हमको दिया ही हुआ है ना, एटलीस्ट एक तो होनी चाहिए। तो तीनों येलो होने की प्रायिकता क्या है मेरे पास, 3C3 हो जाएगी प्लस, है ना। 3C3 तो होगी, 3 बॉलों में से 3 ही तो चूज चूज करी है हमने, है ना। या फिर मेरे को
तीनों में से क्या चीज, सॉरी, हाँ, तीनों येलो है ना, तीनों येलो हैं एक बार, है ना। या फिर हमको थ्री में से कोई टू चाहिए, और इनमें से तो फिर कोई सी भी जा सकती है ना, इनमें से तो फिर कोई सी भी जा सकती है, मतलब कि ये तो मेरे पास 3C2 हो जाएगा, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 5 4 9 11C1 प्लस। अब मेरे पास यहाँ से ये वन येलो और ये वाला, तो वन येलो मतलब कि 3C1 इंटू में 11C2 अपॉन में, टोटल तो मेरे को कितने में से ही निकालना है, टोटल तो मेरे को 14C3 ही करना है। ठीक है, तो अब यहां से भी करके देख लो तो भी मेरे पास यही आंसर आएगा, 3 इंटू में 11 प्लस में 3C1 3 होगा ना, 3 इंटू में 11C2 करेंगे तो 11 इंटू में 10 अपॉन में 2, यानी कि ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 165 हो रहा है क्या, क्या हो रहा है ये? बताओ, ये 11C2 ही है ना, तो 11 इंटू में 10 अपॉन में 2, यानी कि 11 पंजे 55, और 55 तिया 165, हाँ 55 तिया 165 अपॉन में 14C3, 14C3 तो मैंने निकाल के ही बताया ही था आपको। तो ऊपर मेरे पास क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा मेरे पास 199 अपॉन, जो भी आपको 14C3 है आप सॉल्व करके देख लेना, 364। ठीक है। अच्छा, ये भाई ये भी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं ये भी। ठीक है, नंबर अरेंजमेंट वाला क्वेश्चंस है ना, नंबर अरेंजमेंट। और यहाँ पे आपको देखो परम्यूटेशन परम्यूटेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वो आप ढंग से पढ़ना है एक बार। ठीक है, ए 5 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 एंड 4 विदाउट रिपीटेशन है। फाइंड द चांस दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 5। मेरे पास 5 डिजिट्स का कोई नंबर है, 5 डिजिट्स का कोई नंबर है, ठीक है, और 5 डिजिट्स का मेरे पास कोई नंबर होगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स चाहिए मेरे को, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो वो कितने हो सकते हैं मेरे पास। अब मेरे पे यहाँ पे ये देखो कि मेरे को विदाउट रिपीटेशन 5 नंबर की एक संख्या चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास कितने आ सकते हैं, कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, मेरे पास क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ जीरो नहीं आ सकता, जीरो के अलावा 1 2 3 या 4 में से कुछ भी आ सकता है, तो मतलब यहाँ पे मेरे पास चार है, 4 नंबर में से कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे मेरे पास प्रोबेबिलिटी इतनी है कि मैं 4 नंबर्स तक रख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कितने रख सकता हूँ, अब यहाँ पे तो मैं जीरो को भी शामिल कर सकता हूँ ना, यहाँ पे तो 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। पर इन चारों में से जब एक नंबर यहाँ आ गया तो यहाँ पे कितना आएगा, 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, मतलब मेरे पास टोटल नंबर यहाँ से कितने बन रहे हैं, टोटल नंबर मेरे पास यहाँ से कितने बन रहे हैं, 4 चौक 16, 16 × 3 = 48, 48 दूनी 96, 96 नंबर्स बन रहे हैं टोटल नंबर तो। लेकिन नंबर को, नंबर डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5, तो अब नंबर डिविजिबल बाई 5 बनाने के लिए ना मेरे पास दो केसेस हैं, या तो यूनिट डिजिट क्या होगा, जीरो होगा, यूनिट डिजिट जीरो, या फिर क्या होगा मेरे पास यूनिट डिजिट 5 होगा, यूनिट डिजिट 5। अब मैं यूनिट डिजिट जीरो लेके बनाना चाह रहा हूँ, तो 1 2 3 4 5, मैंने जीरो यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे तो मेरे पास एक ही प्रोबेबिलिटी थी, एक ही नंबर रख सकता था। लेकिन यहाँ तो अब मेरे पास कितने नंबर बच गए, 4 नंबर बच गए, तीन है यहाँ पे, दो है और यहाँ पे एक है। तो मेरे पास यहाँ से जब जीरो मेरे पास यूनिट डिजिट होगा, तो उस टाइम पे मेरे पास कितने नंबर बन रहे हैं, 4 × 12 दूनी 24 नंबर बन रहे हैं। और जब यूनिट डिजिट मेरे पास 5 है, यूनिट डिजिट जब मेरे पास 5 है, तो यहाँ पे तो एक ही नंबर आ सकता है, 1 2 3 4, पर अब यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता, तो यहाँ पे कितने नंबर रहेंगे, मेरे पास 3 नंबर रहेंगे। अब यहाँ पे जीरो भी आ सकता है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो ये मेरे पास 18 हो गया। ठीक है, जब मेरे पास यूनिट डिजिट 5 होगा तब मेरे पास इतने नंबर बन सकते हैं, जब मेरे पास यूनिट डिजिट जीरो होगा तब मेरे पास इतने नंबर बन सकते हैं, तो टोटल मेरे पास कितने हो गए, 42। तो नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 5 कितने हैं, मेरे पास 42 नंबर है, और टोटल मेरे पास 96 नंबर बन रहे हैं इनमें से, तो मेरे पास 42/96, यही तो आंसर रहेगा। मतलब ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 21/48, मतलब कि इसको 3 से काट लेते हैं, तो 7/16 इज द फाइनल आंसर। जहां पे ये दिया हुआ था ना क्वेश्चन, वहां पे वो भी दिया हुआ था कि इसमें नन ऑफ द अबव आंसर दिया हुआ था, वही आंसर करेक्ट था, क्योंकि इसमें ऑप्शंस पता क्या क्या थे, 3/5 था, 4/5 था, 1/5 था, जो कि आंसर्स थे नहीं इसके, नॉन ऑफ।
ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे कैसे कैसे करते हैं ये समझ में आ गया आपको यार? ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चंस में शामिल है। जैसे मान लो, आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, चल इसी चीज पे एक बार, इसी क्वेश्चन को और कराता हूँ एक बार अच्छे से, है ना। एक बार अच्छा सा क्वेश्चन करवाता हूँ इस पे, है ना। तब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने एक पासे को 3 बार उछाला है। ए डाइस इज रोल्ड 3 टाइम्स, है ना। एंड दे शोज ABC एज द आउटकम्स रिस्पेक्टिवली, आउटकम्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट A लेस देन B लेस देन C। अब ये क्वेश्चन कैसे करोगे आप? ये एक नंबर बेस्ड ही क्वेश्चन है ये, वैसे कुछ नहीं। तो मैंने भाई देखो 3 डाइस को उछाला, एक डाइस को 3 बार उछालो या फिर 3 डाइस को एक बार उछालो। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूँ कि भाई जब मैंने एक डाइस को 3 बार उछाला, चाहे 3 डाइस को एक बार उछालू, तो मेरे पास नंबर ऑफ जो आउटकम्स रहेंगे, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो वो मेरे पास कितने रहेंगे? 216 ही तो रहेंगे। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स तो मेरे पास 216 ही रहेंगे ना। लेकिन अब मेरे से क्या पूछ रहा है कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी उन चीजों की बतानी है, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं मेरे को। अब वो मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वाली सबसे बड़ा वो है मेरे पास कि भाई कैसे निकालू इस चीज को, कैसे निकालू। तो भाई अब यहाँ पे ऐसे लिख लो आप, तो A B और C। मान लो मैंने माना कि मेरे पास ए बार फर्स्ट में आ रहा है, मतलब ए पे जो ए आया ना मेरे पास, वो एक आया मेरे पास। जैसे जो फर्स्ट पासा था ना, तो उस पे ए आ रहा था ना, तो उस ए को मैंने 1 मान लिया और बी को मैंने 2 मान लिया। तो मेरे पास सी की प्रोबेबिलिटी, सी मेरे पास क्या क्या आ सकता है? एक तो 3 आ सकता है, तो मेरे पास एक 1 2 3 हो गया। एक मेरे पास सी की वैल्यू 4 आ सकती है, तो 1 2 4 हो गया। एक मेरे पास सी की वैल्यू 5 आ सकती है, 1 2 5 हो गया। एक मेरे पास सी की वैल्यू 6 आ सकती है, तो 1 2 6 हो गया। तो मतलब मेरे पास यहां से कितने फेवरेबल बन रहे हैं आउटकम? 4 आउटकम बन रहे हैं। 4 आउटकम बन रहे हैं ना। अब मैंने ए को एक माना और बी को 3 ले लिया, तो यहां से सी की वैल्यू मेरे पास कितनी हो सकती है? 4 5 और 6। तो मतलब यहां से मेरे पास कितने इवेंट्स बन रहे हैं? या तो मेरे पास 1 3 4 हो सकता है, तो 1 3 4 में मेरे पास कितना आ रहा है? एक एक आउटकम। 1 3 5 से एक आउटकम। 1 3 6 से एक आउटकम। तो मतलब मेरे पास 3 आउटकम यहाँ हो गए। 3 आउटकम यहाँ हो गए। अब मैंने ए को 1 मान लिया और बी को मैंने 4 मान लिया, तो सी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 5 और 6। तो मेरे पास यहाँ से कितने आउटकम्स बन रहे हैं फेवरेबल? 2 आउटकम्स। अब मान लो मैंने ए को 1 मान लिया, बी को 5 मान लिया, तो सी को मेरे पास कितना होना पड़ेगा? 6 होना पड़ेगा, मतलब एक आउटकम यहाँ से बन रहा है। तो मेरे पास ए को 1 मानने पे ही कितने आउटकम्स बन गए मेरे पास? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। 10 आउटकम्स तो ये हो गए। अब मैंने यहाँ पे तो सिर्फ ए को एक एक ही माना है। भाई को जरूरी थोड़ी है ए की वैल्यू 2 भी तो हो सकती है। जब ए की वैल्यू 2 हुई और मान लो मैंने बी की वैल्यू को 3 मान लिया, तो सी की वैल्यू कितनी कितनी पॉसिबल है? 4 5 और 6। मतलब कि यहां से मेरे पास कितने आउटकम्स बन रहे हैं? 3 आउटकम्स बन रहे हैं, क्योंकि 2 3 4, 2 3 5, 2 3 6। अब मैंने ए को 2 माना, तो बी को 4 मान लिया, सी को मैंने 5 6 मान लिया, तो यहां से कितने आउटकम्स बनेंगे? 2 आउटकम्स। और यहां से ए को 2 मान लिया, बी को 5 मान लिया, तो सी को कितना है? 6 मान लिया। तो यहां से मेरे पास कितने आउटकम बन गए? एक आउटकम। एक आउटकम बना। अब यहाँ पे ऐसे बन सकता है कि 2 6 और 7, 2 6 और 7 तो बनेगा नहीं। अब मैंने ए को मान लिया 3। जब ए को मैंने 3 माना, तो सपोज करो, चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब ए को मैंने 3 माना, तो बी को मैंने 4 मान लिया, तो 5 6, मतलब 2 आउटकम यहां से बन गए मेरे पास। जब ए को मैंने 3 माना, बी को मैंने 5 माना और सी को मैंने 6 माना, तो 3 आउटकम्स यहाँ से, सॉरी, एक आउटकम यहाँ से बन गया फेवरेबल। और यहाँ पे यदि मैंने ए को 4 माना और बी को मैंने 5 मान लिया, तो सी को मैंने कितना मान लिया? 6 मान लिया। अब यहां से ज्यादा कोई बन सकता है कि मैंने ए को 5 मान लिया, जब ए को 5 मानूंगा तो बी 6 होगा, फिर सी की वैल्यू कितनी रखोगे? 7 रखोगे। तो पास में 7 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने रहेंगे? 3 और 1 4, 4 और 6 10 और 10 20।
तो मतलब मेरे पास टोटल जो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स है ना वो मेरे पास 20 है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 20/216। इसको 4 से काटो, तो 4 से काटोगे तो 5/54, 5/54 इज द फाइनल। ठीक है, आप ये भी देख सकते हो कि देखो जैसे जैसे आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया होगा, यहाँ से देखो 4 3 2 1, 3 2 1, 2 1 और 1, यहाँ से आपने पैटर्न भी ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, समझ में आया। अब हाँ ओके, a box contains 2 blue, 3 green and 5 red balls. If 3 balls are drawn at random, what is the probability that all balls are different in color? ऑल बॉल्स आर डिफरेंट इन कलर। तो भाई अब प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है मेरे पास, देखो या तो 2C1 आ सकता है, मतलब दो में से कोई एक बॉल आ सकती है, मेरे पास 3 बॉल ही निकालनी है मेरे को, या दो में से कोई एक बॉल चुन ली, तीन में से कोई एक बॉल चुन ली, 5 में से कोई एक बॉल चुन ली। और यहाँ से मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी हो जाएगी, जो टोटल मेरे को निकालना है, टोटल इवेंट्स कितने हो जाएंगे, 10C3। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा 2 × 3 × 5 अपॉन में 10 इंटू में 9 इंटू में 8 अपॉन में 3 इंटू में 2। तो यानी कि यहाँ से ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 से ये 4 बार कट जाएगा, है ना। और ये मेरे पास कितनी बार कट जाएगा, 3 से 3 बार। तो यानी कि 2 इंटू में 3 इंटू में 5 अपॉन में 10 इंटू में 3 इंटू में 4। तो यानी कि यहाँ से ये 3 से 3 कट गया, ये यहाँ से कट गया, तो 5/20 मतलब कि 1/4 है, 1/4। ठीक है। अब ये मेरे पास आइडेंटिकल वाला केस नहीं था, आइडेंटिकल वाला केसेस में मेरे को अलग चीज लगानी पड़ती, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या करा है वो देखो यहाँ से, कि भाई मेरे पास यहाँ पे क्या है कि एक बॉक्स कंटेन्स, मतलब 3 बॉल्स निकाली जाती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल आर ऑफ डिफरेंस इन कलर। तो जब डिफरेंट इन कलर होंगी तो हमें सी की कोई जरूरत ही नहीं है, सी की भी हमें कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लो मेरे पास पहली बॉल ब्लू थी, तो मैंने क्या मान लिया, 2/10 मान लिया, है ना। फिर मेरे पास 9 बॉल रह गई, तो 3/9। और फिर मेरे पास कितनी रह गई, फिर मेरे पास कितनी रहेगी, 5 है ना। तो 5 बॉल में से मेरे को एक निकालनी है, तो 5/8। तो यहां से भी आ सकती है, लेकिन अब हमको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर, हमको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर, 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये तीनों तो मेरे पास अलग अलग आ सकती है ना, तीन तो मेरे पास अलग अलग तरीके से आ सकती हैं। 3 के फैक्टोरियल से ही होगा, और भी 3 के फैक्टोरियल से ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये 3 बार अलग अलग भी तो आ सकती है ना। तो मेरे पास यहां से कैसे रहेगा फिर बताओ। ये तो देखो 4 से ये कट गया, है ना। 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 से 3 कट ये यार चेक ही कर लो ना, 3 इंटू में 6 इंटू में 5 अपॉन में 10 इंटू में 4। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, हम्म, क्या गलती करी, हाँ ये 3 तो मैंने काट दिया था ना पहले, सॉरी। मैंने 9 को तो, हाँ 9 को तो मैंने लिखा ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देख लेना। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या पूछ रहा है, और अगेंस्ट की ए और बी पूछ रहा है, ए और बी। ठीक है, तो ए और बी के लिए अब आप फिर से सेट्स बनाओगे क्या इस चीज में, या फिर हमसे और अगेंस्ट पूछ रहा है, तो मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे, सिर्फ ए और बी। देखो, या तो मैं ऐसे सेट बना के सिखा दूं आपको, ए और बी, या तो ए होना चाहिए, मतलब हमको ना तो बी, या तो ए होना चाहिए, है ना, या फिर बी होना चाहिए। पी ए और बी का मतलब यही है ना, या तो पी ए हो जाए मेरे पास, या फिर पी बी हो जाए। तो मतलब मेरे को अल्टीमेटली निकालना क्या है, अल्टीमेटली मेरे को निकालना क्या है, बता पाओगे। अल्टीमेटली मेरे को निकालना है पी ए यूनियन बी। ठीक है, तो ए और बी का मतलब क्या है मेरे पास, पी ए यूनियन बी। तो यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा, ए पी ए प्लस में पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहां से अब करके देख लो सीधा। तो मेरे पास 0.57, 0.72 कितना हो जाएगा, 1.29, 1.29 माइनस 0.49 कितना हो जाएगा, 0.8। पर हमको तो ऑड्स अगेंस्ट चाहिए, तो ये तो मेरे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी है। यदि ऑड्स इन फेवर पूछ ले, ये ऑड्स इन फेवर, तो ऑड्स इन फेवर कितना हो जाएगा मेरे पास, 4/5, क्योंकि ये तो सॉरी ये तो प्रोबेबिलिटी थी, तो ऑड्स इन फेवर मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ से, 4/1। और ऑड्स इन अगेंस्ट पूछ ले, ऑड्स इन अगेंस्ट तो अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल, यानी कि 1/4। ठीक है, ठीक है, अच्छा।
There are 5 female and 8 male members in the group. A team of 4 members is to be chosen from the group. Find the probability that 3 of them are males. तो 3 of them are males का क्या रहेगा? मेरे को 4 मेंबर्स में से चाहिए, तो 5C3, और यहाँ से कितना होएगा मेरे पास? 5C3 इंटू में 8 मेल्स है ना, तो 8 में से कोई भी एक लेना है हमको, और अपॉन में कितना हो जाएगा ये? अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे पास? 13C3। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करते रहना अब आराम से, है ना? अब तो हर चीज बता दी भाई, अब थोड़ी बतानी पड़ेगी हर चीज। ए बैग कंटेन्स 13 white 7 black balls, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ द सेम कलर? दे आर ऑफ द सेम कलर, तो मतलब कि 13C1, 7C1 और 20C2। ठीक है, ठीक है। यहाँ से अब निकालने की जरूरत पड़ेगी, अब तो बताने की जरूरत पड़ेगी क्या आपको? 13 इंटू में 7, अपॉन में 20 इंटू में 19। ठीक है, अपॉन में 2 आएगा, यानी कि 10। तो 91 अपॉन में 190 आंसर हो जाएगा मेरे पास, है ना? और यदि आप वैसे निकालना चाहते हो तो 13 अपॉन में 20 इंटू में 7 अपॉन में 19, क्योंकि 7 ही तो है मेरे पास, 7 ही तो आएगा ना मेरे पास। लेकिन अब हम इनको दो तरीके से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास अरेंजमेंट मेथड कर रहे हैं ना यहाँ पे। क्योंकि भाई पहली हमारे पास ब्लैक भी हो सकती है, पहली हमारे पास व्हाइट भी हो सकती है, तो हमारे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना यहाँ पे। यहाँ पे आइडेंटिकल यदि मैं लिख दूं, तो आइडेंटिकल का मतलब तो हमारे पास 91 अपॉन में 100, 91 अपॉन में 380 ही आंसर होगा। लेकिन आइडेंटिकल मैंने नहीं लिखा है, तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 पर्सन आर सीटेड एट ए सर्कुलर टेबल, तो भाई ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि ये भी आता है तो भाई करना तुम, है ना? ठीक है, जैसे मान लो मैंने कोई मेज ली, मेज। आपने हाथ मिलाने वाले क्वेश्चंस कभी करे हैं क्या यार? मैंने इंक्लूड नहीं करे, करने चाहिए थे वो भी, है ना? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अगली बार कभी देखते हैं, कभी आता है तो क्वेश्चन, है ना? तो 12 पर्सन आर सीटेड एट ए सर्कुलर टेबल। तो एक चीज बताओ मेरे को, सर्कुलर टेबल पे हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। आपने रीजनिंग में भी कई बार क्वेश्चंस देखे होंगे कि भाई ये इसके बगल में बैठा है, ये इसके बगल में बैठा है, पर हम ये इसके बगल में बैठा है, हमको एक पर्सन की सीट तो पहले ही फिक्स करनी पड़ेगी ना, तभी उसके रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं ना कि ये इसके राइट है या लेफ्ट है। एक पर्सन की सीट तो हमें फिक्स करनी पड़ेगी ना भाई, समझ नहीं रहे हो आप? भाई ये एक पर्सन है, ये इसकी सीट फिक्स करके ही तो हम बता सकते हैं कि ये राइट है ये लेफ्ट है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में हमको क्या करना है कि पहले एक पर्सन की सीट को फिक्स करना है, और जब एक पर्सन की सीट को हमने फिक्स कर दिया, तो जैसे मान लो हमको एन नंबर को बैठाना है, तो एन नंबर ऑफ पर्सन जब हम बैठाएंगे सर्कुलर उसमें, तो उसके बाद हमारे पास टोटल जो इवेंट्स रहेंगे, टोटल जो हमारे पास आउटकम्स रहेंगे, वो n-1 का फैक्टोरियल तो रहेगा। क्योंकि हमने एक को तो ऑलरेडी बिठा दिया है, हमको सिर्फ n-1 का को ही तो अरेंज करना है, तो हमारे पास n-1 का फैक्टोरियल तो रहेगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 12 पर्सन आर सीटेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 पर्टिकुलर पर्सन ऑलवेज सीटेड टुगेदर। अब यहाँ पे ऑलवेज सीटेड टुगेदर का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो कि ये मेरे पास 11 पर्सन ही रह गए ना, वन में से, सॉरी ये मेरे पास 12 थे ना, पहले तो पहले 12 थे, तो 12 में से जब मैंने 3 को टुगेदर ले लिया, 3 को मैंने टुगेदर ले लिया, तो भाई इन 3 को टुगेदर बनाने का मतलब ये है कि अब मेरे को इनमें से 10 को ही सेट करना है, क्योंकि जब वो 3 टुगेदर हो गए तो 9 तो अलग अलग हैं, और वो एक है जो इन तीनों का ग्रुप रहेगा, इन तीनों का ग्रुप रहेगा वो। तो हमको क्या करना है कि हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स रहेंगे इस चीज में, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने रहेंगे मेरे पास? 9 का फैक्टोरियल। अब यहां से ये 10 है, 10 है, तो इन, सॉरी फेवरेबल मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फेवरेबल 9 का फैक्टोरियल अपॉन में, अब ये 3 का ग्रुप बन रहा था, एक एक तो दो तीनों का ग्रुप बन रहा था ना, तो वो 3 कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? 3 का फैक्टोरियल प्रकार से बैठ सकते हैं, अपॉन में टोटल बैठने के तरीके कितने होंगे? 11 का फैक्टोरियल, क्योंकि एक तो हमने सीट करना पड़ेगा पहले ये रेंज। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 9 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 11 इंटू में 10 इंटू में 9 का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल मतलब कि 3 इंटू में 2 अपॉन में 11 इंटू में 10। तो ये मेरे पास कितना आंसर आ गया? 3/55 आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया आपके सामने, आपको ये बता दिया मैंने, है ना? अब मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताना चाहूंगा आपको, कि वो जहां पे वर्ड्स अरेंज करवा सकता है हमसे, वर्ड्स अरेंज करवा सकता है हमसे। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखना चाहता हूं,
है ना भाई? हर तरह के तो आपको देखो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, फिर भी ना कोई रह जाए तो भाई माफ करना, ठीक है? थोड़ी हैंड राइटिंग यदि सही नहीं आ रही हो तो ठीक है। मेरे पास एक वर्ड दिया हुआ है, इन द वर्ड असैसिन, है ना? द वर्ड्स आर अरेंज्ड, द वर्ड्स आर अरेंज्ड एट रैंडम, एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट नो एस अकर टुगेदर, नो एस अकर टुगेदर। तो भाई मेरे पास नो एस को आकर टुगेदर नहीं करना है, मतलब मेरे को एस को साथ साथ नहीं बैठाना है। तो पहले यहाँ पे एक चीज आपके सामने आप सोच के बताओ मेरे को कि यहाँ पे टोटल आउटकम्स मेरे पास कितने हैं? टोटल आउटकम्स यदि मैं आपसे पूछूं तो टोटल आउटकम्स मेरे पास कितने हैं? जो टोटल नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स मान लो, टोटल आउटकम्स मान लो, नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स, इवेंट्स मेरे पास कितने रहेंगे बता सकते हैं? तो ये मेरे पास 8 वर्ड्स हैं, और 8 वर्ड्स को मैं कितनी तरीके से बैठा सकता हूँ? 8 का फैक्टोरियल प्रकार से बैठा सकता हूँ। लेकिन अब मेरे पास जब एस 4 प्रकार से रिपीट हो रहा है तो इस 4 का मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई इन चारों को तो मैं 4 तरीके से बैठा सकता हूं, लेकिन जब मैंने यहां इंक्लूड कर लिया तो मैं इसको क्यों इंक्लूड करूंगा भाई फालतू में? तो मेरे को 4 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 8 का फैक्टोरियल अपॉन में 4 का फैक्टोरियल इनटू में 2 का फैक्टोरियल, ये मेरे पास नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स हैं। अब मेरे को फेवरेबल चाहिए, फेवरेबल। तो फेवरेबल कौन से रहेंगे? जिनमें मेरे पास एस कभी साथ नहीं बैठेंगे, एस कभी साथ नहीं बैठेंगे। तो मेरे पास एस कितने हैं? एस मेरे पास 4 हैं, एस मेरे पास 4 हैं। और मेरे को यहां पे बाकी नंबर्स कितने बचे हैं मेरे पास? मेरे पास ए बचा है और आई बचा है और एन बचा है। तो मेरे को अल्टीमेटली करना क्या पड़ेगा? अल्टीमेटली मेरे को करना एस को इन पोजीशंस पे तो बैठाना पड़ेगा मेरे को, एस को इन पोजीशंस पे तो बैठाना पड़ेगा, मतलब 1 2 3 4 इन्हीं पोजीशंस पे तो बैठाना है मेरे को, मतलब इन 5 पोजीशंस पे तो बैठाना पड़ेगा। या फिर मैं एस को ऐसे ले लूं 1 2 3 4, तो इन 5 पोजीशंस पे तो बैठाना है मेरे को एस को। समझ रहे हो? तो इन 5 पोजीशंस पे मैं एस को कैसे कैसे बिठा सकता हूं? हमें सिर्फ यही तो निकालना है। तो नंबर ऑफ जो फेवरेबल्स रहेंगे वो मेरे पास कितने रहेंगे? 4 का फैक्टोरियल अपॉन में, क्योंकि 4 तो ये तो मेरे को जमा नहीं है, 4 तो मेरे को ये जमा नहीं है। इनमें से मेरे पास ए दोबारा रिपीट करना है तो 2 का फैक्टोरियल चाहिएगा ना, क्योंकि ये भी तो किसी प्रकार से घूम सकते हैं, ये भी तो किसी प्रकार से घूम सकते हैं। ठीक है? तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इंटू में, अब ये 5 पोजीशंस में मेरे को एस को सेट करना है, तो 5C4। तो मतलब ये नंबर ऑफ फेवरेबल हो गए और ये मेरे पास टोटल हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी अब प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी हो जाएगी? 4 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल इंटू में 5C2। 5C2 कितना होता है? 5 इंटू में 4 अपॉन में, हाँ 5C4 है ना, 5C4 तो 5 का 4, ठीक है। और 8 का फैक्टोरियल अपॉन में 4 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कट गया, मतलब कि 4 का फैक्टोरियल इंटू में 5 अपॉन में 8 का फैक्टोरियल, और 4 के फैक्टोरियल को इसको ऊपर ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 5 चौका मेरे पास 24 होता है ना, 24 पंजे 120, और यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा? 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5, क्योंकि 4 का फैक्टोरियल से कट ही जाएगा, 5 से 5 कट गया, और छिंग 48, मतलब कि 1 गुणा 7, 1/7 इंटू 2, तो मतलब कि 1/14 इज द फाइनल आंसर, 1/14 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास कैसा है? ए कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट सोज हेड वी ड्रॉ अ बॉल बैग, अच्छा, फ्रॉम अ बैग कंसिस्टिंग ऑफ 3 बॉल, 3 ब्लू एंड 4 वाइट बॉल्स। अब देख लो यहाँ पे भाई जो प्रोबेबिलिटीज है ना वो इक्वली लाइकली नहीं है, तो वो थोड़ा समझ के निकालना। बाकी आपको खुद से करना है ये क्वेश्चन, अब ये खुद से करना है, और ये इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट योर आंसर्स, ठीक है। आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब तो आप यार खुद से करने का ट्राई करो, कम से कम एक आध तो, मैंने एक के लिए भी नहीं बोला, ठीक है।
A group consists of 4 girls, 7 boys. In how many ways can a team of 5 members be selected if the team has no girls? अच्छा, टीम के पास कोई गर्ल नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पे कितना रहेगा? 7C 5/11C 5, क्योंकि मेरे पास जो रहेंगे ना, वो मेरे पास बॉयज ही तो रहेंगे, पांचों की पांचों, तो 7 इंटू में 6 और 2/11 इंटू में कितना रहेगा? 11 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6। 5 का फैक्टोरियल तो आ गया ना, 6 का फैक्टोरियल भी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे 5 का फैक्टोरियल इंटू में 6 का फैक्टोरियल आएगा ना, वो 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कट ही जाएगा, है ना। और ये ठीक है, मतलब 6 इंटू में 5 का फैक्टोरियल आएगा ना, तो 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कट गया, ठीक है। तो मेरे पास कितना रहेगा? 7 इंटू में 6, सॉरी 21 ही मान लेता हूँ इसको, ऊपर 21/में ये कितना रहेगा मेरे पास? 11 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 अपन में 6 4 3 2 और 1, 6 से 6 कट गया, ठीक है। 4 दूनी 8 से 8 कट गया, है ना। और ये 3 3 बार कट जाएगा, और 3 7 21, मतलब कि 1/110 इज द फाइनल आंसर। आपका भी कुछ गलत होगी वो कैलकुलेशन, वो चेक करते रहना, बाकी यही है, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें बताऊंगा आपको कि भाई ऑड्स अगेंस्ट ऑड इन फेवर दिया हुआ हो तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, ठीक है। द ऑड्स इन फेवर ऑफ ए पर्सन ए टू क्लियर द इंटरव्यू। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर, तो मेरे को क्या निकालना है, मैं अब वो आगे देखूंगा। यहाँ पे ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ बी टू क्लियर द इंटरव्यू इज 5:7। then what is the odd in favor that either of the person is cleared or both cleared the interview? Either of the persons or both cleared the interview, ठीक है। तो भाई मेरे पास जब ईदर कर लें या फिर बोथ कर लें, तो मैं ऐसे कर देता हूं कि 1 - नीदर कर दिया मैंने। तो इसको तो मैंने कैसे मान लिया? यदि बोथ क्लियर कर दें, जैसे मान लो यदि मैं सेट बना के, यार इसको तो सेट बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन किसी को सेट बनाने की जरूरत पड़ रही है ना इस चीज में, ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस की जरूरत है भाई, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहूंगा कि ये मान के चलो आप कि ईदर ऑफ द पर्सन, मैं कैसे मान सकता हूं कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी 1 होती है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी, तो या तो दोनों ने क्लियर कर लिया होगा, या एक ने क्लियर करा होगा, एक ने क्लियर या एक ने क्लियर करा होगा, या फिर दोनों ने क्लियर नहीं करा होगा। इन सभी की प्रोबेबिलिटी तो मिला के बना है मेरे पास। जैसे यदि मैं यहां से लिखूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वन प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर इज इक्वल्स टू 1, यही तो रहेगा ना मेरे पास, प्रोबेबिलिटी का योग तो 1 रहता है। तो मैं यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर निकाल दूं, तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा? 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, मतलब कि इन दोनों को घटा दूंगा मैं तो मेरे पास आ जाएगा। लेकिन मेरे पास प्रोबेबिलिटी नहीं हुई, मेरे को दी हुई है ऑड्स इन फेवर और ऑड्स इन अगेंस्ट। तो मेरे पास यहाँ पे मैं पी ए निकालना चाहूंगा आपके सामने, पहले पहले पी ए निकालना चाहूंगा। तो मेरे पास पी ए कितना रहेगा? पी ए कितना रहेगा? पी ए, तो पी ए निकालने के लिए मेरे को क्या करना है? ऑड्स इन फेवर दिया हुआ है, तो मेरे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स मेरे पास कितने हैं? ये तो मेरे पास क्या है? फेवरेबल अपॉन में अनफेवरेबल है, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल। तो फेवरेबल मेरे पास कितने? 7, और टोटल मेरे पास कितने हो जाएंगे? अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल, यानी कि 7/16। और पी बी मेरे पास कितना है? पी बी है मेरे पास कितना? ये मेरे पास कितना है? अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल, क्योंकि मेरे को ऑड्स अगेंस्ट दिया हुआ है, तो अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल, यानी कि फेवरेबल मेरे पास कितना है? 7 है, और अनफेवरेबल मेरे पास कितना है? 5 है, तो 7 5 12। तो पी ए बार कितना हो जाएगा मेरे पास? 9/16। और पी बी बार मेरे पास कितना हो जाएगा? 5/12, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे ईदर और बोथ की निकालनी है, तो मैं यहां से कितना लिख सकता हूं? मैं यहां से यही तो लिखूंगा ना कि 1 माइनस जो भी है, 1 माइनस कर लो, ठीक है, प्लस कर लो, इसको यहाँ पे माइनस कर लेना फिर, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए? मेरे को ये ही तो चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कितनी होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर, तो 1 माइनस 9/16 इंटू में 5/12, तो यानी कि 1 माइनस में 45 अपॉन में 16 इंटू 12 करेंगे तो 192।
तो 147 अपॉन में 192 इज द फाइनल आंसर। अब मेरे को ये नहीं है, ये तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी है, ये तो मेरे पास क्या आई है, प्रोबेबिलिटी आई है। अब मेरे को क्या चाहिए, ऑड इन फेवर चाहिए, इसका ऑड इन फेवर। तो इसका ऑड इन फेवर कितना हो जाएगा मेरे पास, ऑड इन फेवर कितना हो जाएगा मेरे पास, ये फेवरेबल है और अनफेवरेबल कितने आ जाएंगे, 192 माइनस 147 यानी कि 45। तो मेरे पास यहाँ से कितना हो जाएगा, 147 अब में 45। अब इसको मैं 3 से काट दूं तो कोई बुराई है क्या, 3 से 9 से जा रहा है क्या, 3 से काटो। तो 3 चौका 12, 49 अपॉन में 5, 49 अपॉन में 15 है। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, ऑड इन फेवर का। और ऑड इन अगेंस्ट पूछ लेता तो 15 अपॉन में 49, ऑड इन अगेंस्ट पूछ लेता तो 15 अपॉन में 49, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट 6 एग्जैक्टली ट्वाइस इन थ्रो ऑफ डाई। तो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, 7C2। यदि मैं 6 को एग्जैक्टली ट्वाइस करूंगा तो एग्जैक्टली ट्वाइस आने की प्रायिकता तो यही है ना, 7C2। और ये मेरे पास 6 चाहिए, तो मेरे पास 1/6 की पावर 6, सॉरी एग्जैक्टली ट्वाइस चाहिए ना मेरे को। तो यहाँ से 1/6 की पावर 2 है ना, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 5/6 की पावर, सॉरी यार, ये तो मेरे पास 1 बार ही आ सकता है ना। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे देखो, मतलब मेरे पास एक बार 6 आने की प्रायिकता तो 1/6 ही है ना। तो मेरे को टोटल 2 बार चाहिए, तो एक बार तो 6 आएगा और 2 बार मेरे पास क्या आएगा, फिर 5/6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये मेरे पास कितना हो जाएगा, बता सकता है कोई, बता सकता है, 7C2 और 5/6 की पावर 5 इंटू में 1/6, ठीक है। तो 7 इंटू में 6 अपॉन में 2 इंटू में 5/6 की पावर 5 इंटू में 1/6। अब करते रहना इसको सॉल्व, ठीक है। गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी, पी इज इक्वल्स टू इतना, पी बी इज इक्वल्स टू इतना है, पी बी इज इक्वल्स टू पी, देन फाइंड पी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, पी ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास खाली है, खाली मतलब जीरो है। तो मेरे पास पी ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी मेरे पास हो जाएगा पी ए प्लस में पी बी। अब यहाँ से करते रहना और हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। 4 persons are selected at random from a group of 3 men, 2 women, and 4 children. The probability that exactly two of them is the are children is, exactly two of them are children. तो exactly two of them are children मतलब कि ये तो मेरे पास 4C2 रहेगा। और मेरे को कितने चाहिए, मेरे को 4 पर्सन चाहिए, तो इन पांचों में से मेरे पास कोई भी दो आ सकते हैं, इन पांचों में से मेरे पास कोई भी आ सकता है ना, दो तो इन पांचों में से मेरे पास कोई भी दो आ सकता है। यहाँ पे इंडिविजुअली काउंट करने बैठे तो फिर पेपर भी आपको इंडिविजुअली काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो मेरे को टोटल में से कितने करने हैं, टोटल 9 है मेरे पास, 9 से में से 4 निकालने मेरे को। तो 4C2 कितना हो जाएगा, 12 12 बटे 2 करूंगा तो 6, और 5 5 चौका 20 यानी कि 10, और 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 अपॉन में 4 3 2 और 1, 4 दूनी, ठीक है। और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 3, 6 से 6 कट ही जाएगा तो 10/21। अब कैलकुलेशन में जो मिस्टेक हो तो वो आप देख लेना, बाकी तो सही है, ठीक है। अच्छा, एक्स स्पीक्स ट्रुथ इन 70% ऑफ केसेस। तो पी एक्स मेरे पास कितना है, 7/10 है ना, और बाई कितना है, ये सबसे मोस्ट फेमस क्वेश्चंस में से है जब मैं अभी कर रहे हैं अपन, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे लाइकली टू कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर स्टेटिंग द सेम फैक्ट। तो कॉन्ट्रडिक्ट करने का मतलब पी एक्स पी वाई बार प्लस पी एक्स बार और पी वाई, ठीक है। तो हमको ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 7/10 इंटू में 1/10 प्लस ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 9/10 इंटू में 3/10। तो 27 और 7 34, 34 अपॉन में 100 कितना हो जाएगा, 17/50, ठीक है। ये आपको मेरे को कमेंट में बताना है, कमेंट योर आंसर्स। ए कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, ये तो रिपीट हो गया ना शायद, है ना। तो भाई ये क्वेश्चंस मोस्ट मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में से है, इसलिए मैंने ये करा दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या दिया हुआ है, वी हैव कार्ड्स इन विच नंबर्स आर रिटन फ्रॉम 1 to 100, one card is picked at random, find the probability of getting a number that is divisible by either 2 or 5, either 2 or 5। तो हमको क्या निकालना है, ये बता पाओगे मेरे को, हम्म
या तो हमारे पास 2 से डिविजिबल होना चाहिए, या हमारे पास 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमको क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए पी ए यूनियन बी। हमको चाहिए पी ए यूनियन बी। आप करके देख लो, चाहे आप करके देख लो ना भाई। आप ऐसे ही तो बनाओगे, जैसे मान लो ये मैंने 2 से डिविजिबल मान लिए, ये मैंने 5 से डिविजिबल मान लिए। ये तो 2 से हैं, ये 5 से हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तो रहेंगे कि 2 और 5 दोनों से रहेंगे। तो मेरे पास यही तो घटाना है मेरे को, पी ए पीवी में से। पी ए पीवी में से मेरे को यही तो घटाना है। तो पी ए पीवी में से जब ये घटाऊंगा, तो मेरे पास अल्टीमेटली P2 प्लस में P5 माइनस में P10 ही तो घटाना है मेरे को। ठीक है, आप ये बनाओ चाहे मत बनाओ, ये यूनियन वाला आप तो सिंपल ही कर देना कि भाई मेरे पास टोटल इवेंट्स कितने हैं। टोटल तो मेरे पास 100 हो गए, 1 से 100 तक 100 हो गए ना। अब 2 से डिविजिबल उसमें कितने हो जाएंगे? 2 से डिविजिबल मेरे पास कितने हो जाएंगे? मेरे पास 50 नंबर ही तो होंगे। और 5 से डिविजिबल मेरे पास कितने रहेंगे? 20 रहेंगे। और 10 से डिविजिबल मेरे पास कितने रहेंगे फिर? 10 से डिविजिबल मेरे पास कितने नंबर है रहेंगे? 10 से डिविजिबल तो मेरे पास 10 ही रहेंगे ना। तो मेरे पास टोटल जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 60/100, यानी कि 60%। ठीक है। इन एन एग्जामिनेशन 65% स्टूडेंट पास इन हिस्ट्री। ठीक है। एंड 55% स्टूडेंट पास इन हिंदी। ठीक है। मतलब कि हिस्ट्री मान लिया, एक हिंदी मान लिया। ठीक है। 1 सेकेंड। चित्त यार, राइटिंग थोड़ी सही नहीं बैठती है कभी मेरी, बस राइटिंग सही बैठ जाए ना तो भाई मजे आ जाए। ठीक है। ये हिस्ट्री वाले हो गए, है ना, और ये हिंदी वाले हो गए। ठीक है। तो पर 65% पास इन हिस्ट्री, और 55% पास इन हिंदी। ठीक है। और 5% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स? तो भाई हमसे यदि प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो प्रोबेबिलिटी अलग चीज होती है ना, और रियलिटी अलग चीज होती है। हमसे यहाँ पे रियलिटी में पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो बोथ द सब्जेक्ट पास्ड का कैसे निकालोगे? देखो, यहाँ पे 65% है, यहाँ पे 55% है। मान लो मैंने आपसे एक चीज लिखी कि जो है ए मेरे पास कितना है, 50 है, 50%, और बी मेरे पास कितना है, 70%। तो भाई मैं पी ए इंटरसेक्शन बी यदि आपसे पूछूं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना रहेगा मेरे पास? बता सकता है कोई ऐसी? बता सकता है मेरे को कितना रहेगा? ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन भी मेरे पास 50 से ज्यादा जा सकता है क्या? आप सोच के बताओ थोड़ा सा, 50 से ज्यादा जा सकता है क्यों? क्योंकि मेरे पास टोटल परसेंट तो 100 ही है ना। और जब मैं 100 में इसमें से यदि मैं 100 को घटाऊंगा, तो मेरे पास ए का इंडिविजुअल कितना रहेगा? ए का तो मेरे पास 30% ही आएगा इंडिविजुअली यदि मैं काउंट करूंगा तो। और बी का मेरे पास कितना आएगा? बी का मेरे पास कितना आएगा फिर? जब मैं यहां से 20 को लूंगा, तो मेरे पास बी का कितना आएगा? 50% इंडिविजुअल। और यहाँ पे पी ए और बी, ए बी दोनों का मेरे पास कितना आ जाएगा? 20%। तभी तो मेरे पास इतना बैठा ना ये। तो मेरे को अल्टीमेटली करना क्या होता है, जब मैं दोनों का पासवर्ड का निकालूंगा, तो मेरे को 55 और 65 जोड़ के इसमें से 100 को घटा देना है, क्योंकि टोटल तो मेरे पास 100 ही है ना। तो टोटल जो मेरे पास बोथ पासवर्ड कितना आ जाएगा, बोथ पास परसेंटेज, मेरे पास 25% आ जाएगा। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम बाय 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी आर 3/7, 5/9 एंड 1/5 रिस्पेक्टिवली। द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इज। अब ये क्वेश्चन पता है इतना टफ नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में पता है सबसे खास बात क्या है, कि प्रॉब्लम सॉल्व कब कब हो सकती है? प्रॉब्लम सॉल्व या तो तब हो सकती है जब कोई एक सॉल्व कर दे, या फिर कोई दोनों सॉल्व कर दें, या फिर तीनों ही सॉल्व कर दें, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व मानी जाएगी। मतलब हमारे पास जो प्रॉब्लम सॉल्व्ड वाला रहेगा ना, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, तो वो मेरे पास कितना रहेगा? वो मेरे पास रहेगा या तो एक कर दे, एक कर दे, कोई एक कर दे, या दो कोई कर दें, या फिर तीनों कर दें। तो इन तीनों ही केसेस में मेरे पास प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी ना। इन तीनों ही केसेस में मेरे पास प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी ना। पर यही तीनों का जो मेरे पास कितना है, ये इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 - नीदर, 1 - किसी ने भी सॉल्व नहीं करी। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 1 - 4/7 इंटू में 4/9 इंटू में 4/5। तो यहाँ से 1 - 64 अपॉन में 9×5 = 45, 45 सत्ते कितना होता है? 315। 315 माइनस में 64, और यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा? 15 49, तो 251 अपॉन में 315 आंसर आ जाएगा। ठीक है। 2 dice are thrown thrice। अच्छा,
द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट थ्रो shows सम 10, सेकंड इट shows 11 एंड थर्ड इट shows 12। तो भाई ये तो सिंपल सा ही है। मेरे पास जब तीन को उछालूंगा तो मेरे पास यहाँ से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे को पता ही रहेगा कितने रहेंगे, 216 रहेंगे। लेकिन मैंने टू 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 डाइसेस को उछाला है, तो भाई पहले में तो ये 10 शो कर रहा है। तो पहले में ये 10 शो कर रहा है, मतलब कि इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितनी रहेगी, जैसे कि ये मेरे पास 6 4, 4 6, और ये मेरे पास 5 5, इतनी तो रहेगी। 11 की मेरे पास कितनी हो जाएगी, 5 5 और 6, सॉरी 5 6 और 6 5। ठीक है। और यहाँ से यदि मैं 12 निकालूंगा तो 12 के लिए केवल एक ही है। तो मेरे पास टोटल जो कितने हैं, 6 ही तो हैं, और 6/216, तो 1/36 सीधा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। A person can hit a target 5 times out of 8 if he fires 10 shots. What is the probability that he will hit the target twice? जब ट्वाइस टारगेट को हिट कर देगा तो 10 में से कोई दो बार ले सकते हैं हम। 10 में से किसी भी दो बार में वो टारगेट को हिट कर सकता है, लेकिन उसके टारगेट की हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी 5/8 है ना। तो 5/8 की पावर हमको कितना करना है, 10 में से कोई दो बार करेगा। तो 10 में से कोई दो बार लेना है, और हमको बाकी के 8 बार उसको खाली छोड़ना है। ठीक है। ठीक है। 10 में से किसी भी दो बार में से हमको लेना है और 8 बार उसको खाली छोड़ना है। तो अब यहां से हो जाएगी या नहीं होगी, अब ये बताओ यार, ये बताओ अब हो गया या नहीं होगा। अब तो पूरा सब चीजें अच्छे से हो गई हैं, अब तो सिर्फ रिवाइज ही करना है। ठीक है। अच्छा। प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, अच्छे से कर पाओगे ये तो, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व मतलब वन माइनस नीदर कर दो ना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग वन नंबर फ्रॉम नेचुरल नंबर्स इट विल बी डिविजिबल बाई 3 इज। तो 3 से डिविजिबल नंबर कितने हो सकते हैं, 3 6 9 डॉट डॉट डॉट, पर इनफाइनाइट तक जा सकता है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर्स पूछ रहा है तो इनफाइनाइट तक जा सकता है। चाहे नेचुरल पूछे, रियल नंबर पूछे, चाहे कुछ भी पूछेगा, इनफाइनाइट तक ही जा सकता है। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, अनंत हो गए। लेकिन मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 6 9। तो भाई ये भी मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स भी इनफाइनाइट है, और वो भी मेरे पास इनफाइनाइट है। समझ रहे हो। तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट कितना रहेगा, पता चल रहा है आपको, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। ठीक है। तो भाई देख लो, सारे तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड रह गए हैं। एक आध भाई वो ताश की गड्डी वाले क्वेश्चंस रह गए हों तो उनके लिए मेरे को क्षमा करना। ठीक है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस मिले हैं तो फायदा है ना। ये सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई देखो, राइटिंग थोड़ी खराब हो सकती है, लेकिन यार देखो सही से एकदम बताया आपको, है ना। और भी यदि कोई किसी को समझना है किसी चीज में तो मेरे को बता देना। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।